हेलो 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 हेलो, यस 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 यस। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से हमारे लाइव सेशन में। स्वागत है आप सभी का। बाहें खोलकर दोनों हाथों से प्यारा प्यारा गुलू के तुम्हें मैं इस नए साल में तुम्हारा इस नए साल में स्वागत करता हूं। आ जाओ। क्या हाल है बच्चा? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। जल्दी बताओ, कैसा रहा नया साल? क्या किया, कैसे शुरू किया, सारी कहानी। चलो, आज अपने पास चैप्टर मजेदार है, बहुत मजेदार चैप्टर है, क्लाइमेट चैप्टर। यार मेरी ना तबीयत थोड़ी सी कुछ समझ से नहीं आ रही, क्या है, डॉक्टर को भी नहीं समझ से आ रही है। सब करवा लिया इलाज, गोली दवाई ले ली, इंजेक्शन लगवा लिए और मतलब एक तो सर्दी है, दोपहर ऊपर से क्या है ना, मंदिर गए, वेरी गुड। मतलब ऐसा बोलते ना कि 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं आ पा रहा हूं मैं, थोड़ा सा अंदर से फील नहीं हो रहा। क्रिकेट मैच खेला, ठीक है। चलो भाई साहब सुनो मेरी बात। जैसा भी आपका नया साल शुरू हुआ हो, लेकिन इस साल में कमबैक करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। तो दुनिया खत्म हो उसके पहले पहले अपना नाम करके चले जाओ, ठीक है। लेट दिस ईयर बी दी ग्रेटेस्ट ईयर फॉर योर कमबैक, ठीक है। तो मेरी बहुत सारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी कह सकते हैं ना बेस्ट विशेष। क्या कि आप हर वो चीज जो करना चाह रहे थे वो कर पाओ, हर वो चीज जिसके बारे में सोच रहे थे, हर वो छोटा बड़ा सपना जो आप देख रहे थे वो सब कुछ पूरे हो। तुम खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम पीस में रहो, ठीक है। तो ये साल तुम्हारे लिए बेहतरीन रहे कुल मिला के। नजर लग गई? हाँ यार, मुझे भी ऐसे लग रहा है, सर्दी चिपक गई है एकदम आगे छोड़ना नहीं चाह रही है। अच्छा, क्लाइमेट चैप्टर, क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट, अमेजिंग चैप्टर, प्यारा चैप्टर, मजेदार चैप्टर। हमारे साथ में डायना असुर भी आज न्यू ईयर बनाने के लिए आए हैं। डायना असुर, रोज अपन एक ट्राई करेंगे ना, जब तक वो कैमरे पे चिपक ना जाए। रोज एक ट्राई, वन ट्राई डेली अंटिल इट हिट्स द कैमरा। तो आज के ट्राई में कैमरा पे नहीं लगी, तो डायना असुर गन को एक साइड रख दिया जाए। अगली चीज क्या है? चैप्टर है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चैप्टर में देखो क्या है, पहले ना क्लाइमेट चैप्टर बहुत बड़ा था, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वो देखेंगे। क्लाइमेट चैप्टर में 17-18 चीजें, और मैंने ना एक वीडियो बनाया है क्लाइमेट चैप्टर का, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो वो क्लाइमेट चैप्टर का वीडियो मैंने 5 घंटे का वीडियो बनाया है। तो उस 5 घंटे के वीडियो में मैंने क्लाइमेट चैप्टर के तार तार खोल दिए, ठीक, बहुत 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 डिटेल में समझा दिया है। तो आप क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले, तो अब उतना समय नहीं है, तो अपन फटाक से आज की क्लास में 1.5 से 2 घंटे के बीच में अच्छे से पढ़ेंगे, क्लाइमेट चैप्टर पूरा समझेंगे। क्लाइमेट चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो समझाऊंगा मैं आपको। क्लाइमेट चैप्टर में बेसिकली आपको क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बताए जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट बताए जाते हैं, और एक चीज बताई जाती है कि उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कौन कौन से वेदर्स हैं। तो 4 वेदर सीजन बताए गए हैं आपको, 4 क्लाइमेटिक कंडीशन बताई गई है, समर, विंटर, मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो ये सारा सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। ये अपनी आज की क्लास की पूरी वो होगी। अरे अप्पू हाथी जो है ना यार, रुक जाओ 2-3 दिन और। अप्पू हाथी गया कि घूमने,
अप्पू हाथी कहीं घूमने गया है तो वो एक बार घूम के आ जाए वहां से, फिर मैं मिलवाता हूँ तुम्हें अप्पू हाथी से। वो इवेंट हुआ था ना, उस इवेंट में मेरी टीम वाले लोगों ने क्या करा था, सारा सामान पैक करके पहुंचा दिया था। ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे निशाने नहीं लगते हैं, अभी देखना एक वीडियो आएगा तुम्हारे पास जिसमें मैंने 5 में से 5 निशाने शूट करे एकदम। ये नकली बंदूक है, असली बंदूक तो लगा देता हूँ निशाने। मेरा कैसे शुरू हुआ नया साल, पिकाचू भी गया है, सब सब गए, पिकाचू चिकारा की सारी बंदूकें हैं सब। सिर्फ एक चीज रह गई है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो दे देता हूँ, लो ये ले, लेगा ये ले, चिपकली खाएगा खाएगा सर क्या बोल रहा हो तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, मेरा साल कैसा रहा पिछले 4 सालों से। उन्हीं की कृपा से मेरा साल उन्हीं के साथ शुरू होता है, जो मेरे आराध्य है। तो मैं बहुत छोटा था ना, तब मैं एक मंदिर जाता था। वो मंदिर दूर है, मतलब भोपाल से काफी दूर है, धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। धार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पीथमपुर, मेरा जन्म वहीं हुआ था। तो मैं छोटा था जब मंदिर जाता था, फिर वो शहर छोड़ के हम लोग आ गए। बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो मतलब वो शहर छोड़ दिया हमने। तो क्योंकि बचपन में मैं मंदिर जाता था, बहुत एक बोल सकते ना एक लगाव है। मैंने अपने जीवन के बहुत जो फाउंडेशनल ईयर है वो वहां बिताए है, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं हर साल वहां पे हवन वगैरह होता है, तो जब से बड़ा हुआ हूं, जैसे पिछले 4 साल से, तो आई एम एबल टू मेक इट। तो 4 साल से पहले कुछ भी हो, कल रात को भी जैसे 31st में 11 बजे रात में निकला, बढ़िया नहीं, कल तो मैं पहले ही निकल गया था, पिछले साल रात में निकला था। तो इसीलिए कल क्लास कैंसिल करी थी। तो वहां पहुंच जाते, सुबह हवन हवन करते, बढ़िया ना, फ्रेश स्टार्ट फॉर द ईयर, एब्सोल्यूट स्टार्ट होती है। तो मंदिर है एक बढ़िया, वहां से मेरा नया साल शुरू होता है। बहुत कुछ मांगना नहीं होता भगवान से, आपको सिर्फ ये कहना होता है कि भगवान सबको सुखी रखो, सब शांति से रहे, सब बढ़िया रहे, मस्त रहे, ठीक है, सबके अपने अपने सपने पूरे होते रहे। ये इज देयर एनीवन फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट? धार, अबे रो नहीं रहा हूं मैं मेरी आवाज ऐसी हो गई रोतलू जैसी। अब पढ़ लो, 20 मिनट निकाल दिए। चलो क्लाइमेट चैप्टर सारे बच्चे याद है? तो एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट क्या है? सबसे पहले क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट चैप्टर जो है, तो देखो आपने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में देखा, ठीक है। फिर आपने दूसरा चैप्टर देखा, कौन सा वाला? तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बाद में आपने जो सेकंड चैप्टर देखा आपका, तो मतलब जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन हो, तो आपने बेसिक चीज देख ली, सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थर्ड में आपने ड्रेनेज वगैरह देख लिया। तो आप इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को एक एक करके समझते चल रहे हो। तो जो हमने इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया, तो अपन ने लैंडफॉर्म्स वगैरह देखे थे बाबू, ठीक है, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटू है, डेजर्ट है, आइलैंड है। हमने इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखा था। अब अगर हम बात करें ना, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट किसी भी एरिया की रहती है, तो वहां नदी क्या है, पहाड़ क्या है, प्लेटू क्या है, डेजर्ट क्या है, आइलैंड क्या है, ये देखने के अलावा एक चीज और होती है जो हमें उस जगह के नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो जो एक चीज और होती है, उस एक चीज को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब वहां पे वातावरण कैसा है, मतलब वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां क्लाइमेट कैसा है, वहां रेनफॉल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, वहां ठंड कितनी पड़ती है, वहां गर्मी कितनी पड़ती है। तो ये भी किसी भी जगह के नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए, जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। Atmospheric conditions that prevail over an area also plays a very important role in defining the natural environment of any area. और इसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अगर आपको समझना है, तो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को समझने के लिए 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। क्या है कि उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को समझने के लिए वहां का आपको वेदर समझ में आना चाहिए, पहली चीज, और दूसरा वहां का क्लाइमेट समझ में आना चाहिए। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? तो वेदर और क्लाइमेट पे बात करते हैं अपना, जाओ वेदर और क्लाइमेट पे बात करते हैं। तो वेदर क्या होता है? तो द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी जगह का स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे हम कहेंगे कि आज क्या है ना, आज वेदर ऐसा है कि आज हवाएं चल रही है, आज वेदर ऐसा है कि आज धूप कड़क है, आज वेदर ऐसा है कि आज ठंड लग रही है। तो जो डे टू डे फिनोमिनन होता है ना, वो वेदर होता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब
कि किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे वेदर कहा जाता है। द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस जगह की कंडीशंस कैसी, एटमॉस्फेयर कैसा है, वो वेदर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? वेदर डे टू डे फिनोमिनन है, जैसे हम बोलते हैं ना आज ऐसा है, कल वैसा होगा, परसों वैसा होगा। तो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चेंज होता रहता है उसे वेदर कहा जाता है। और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज सम टोटल ऑफ ऑल दी वेदर पैटर्न्स। जैसे अब राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में हो सकता है किसी दिन हवाएं चल रही हो, किसी दिन पानी गिर रहा हो, लेकिन इन जनरल राजस्थान के थार डेजर्ट का वेदर कैसा रहेगा? हॉट रहेगा, ड्राई रहेगा। सॉरी, क्लाइमेट कैसा रहेगा? हॉट रहेगा, ड्राई रहेगा। तो क्लाइमेट क्या है? जैसे वेदर इज डेली पैटर्न, और उस डेली पैटर्न को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, सम ऑफ डेली पैटर्न जो है, ठीक है, सम ऑफ डेली पैटर्न, डेली पैटर्न का जो सम है, मतलब आज ठंडा है, गर्म है, ये है, जो है, जैसा भी है मिला लो। सब मिलाने के बाद में आप बोलोगे कि नॉर्थ पोल का क्लाइमेट कैसा रहता है? नॉर्थ पोल का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट रहता है, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, जहां पे पूरे समय बर्फ रहती है। तो ये आपने क्लाइमेट क्या कर दिया? क्लाइमेट इज दी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगी। तो द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स, वो आपको क्लाइमेट देता है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो दिन प्रतिदिन आज ठंडा है, गर्म है, हवा चल रही है, सूखा है, पानी गिर रहा है, वो डेली का वेदर होता है। और यही वेदर को जब मिला देते हो आप और एक जगह का एवरेज निकाल दो कि एक जगह पे नॉर्मली ज्यादातर कैसा वेदर कंडीशन रहता है, वो वहां के क्लाइमेट को डिफाइन करता है। जैसे अपन बोलते हैं कि रेगिस्तान का क्लाइमेट कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा और हॉट रहेगा। वैसे पोल्स का क्लाइमेट कैसा रहेगा? पोल्स का क्लाइमेट जो रहेगा तो आपका क्या रहेगा? कोल्ड रहेगा। समझ गए? समझेंगे? समझे? वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजंस। और इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो चेंज होती रहती है। जैसे कभी विंटर्स होते, कभी समर्स होते, रेनी सीजन होते, तो ये कुछ सीजंस आप क्लासिफाई करते हो। फाइन। अब इस वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट क्या है? तो आपको टेम्परेचर से पता लगता है कि कहीं पे भी क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, कोल्ड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है वहां पे? लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है। विंड कैसी चल रही है? स्ट्रॉन्ग विंड है या फिर वीक विंड है। ह्यूमिडिटी, वहां पे नमी कितनी है या नहीं है। प्रेसिपिटेशन, मतलब वहां बारिश कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें एलिमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें एलिमेंट का पार्ट होती है क्लाइमेट के। गॉट इट? इंडिया का क्लाइमेट क्या है? वेरी गुड। इंडिया का क्लाइमेट जैसे अगर आप देखते हैं ना, तो इन जनरल कहीं पे इंडिया में ठंडा है, कहीं पे गर्म है। लेकिन इंडिया के अगर एक पैटर्न की बात करें जो लॉन्ग पीरियड तक आपको देखने को मिलेगा, तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हाउ कैन क्लाइमेट चेंज विद इन 30 ईयर्स? नहीं नहीं बाबू, 30 ईयर्स तक अगर किसी जगह पे एक जैसी वेदर कंडीशंस क्यूमुलेटिवली एक साथ सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन बोल रहे ना देखने को मिलती है, तो क्लाइमेट बनाती है। ऐसा नहीं कि 30 ईयर पे चेंज हो रही है। क्लियर हुआ? बताओ। ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आ रहा है। अबे कैसे नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जैसे अगर आप डेजर्ट की बात करोगे तो डेजर्ट में क्या होगा ना, डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होगा? डेजर्ट में क्लाइमेट जो होगा हॉट और ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होगा डेजर्ट में। गॉट इट? अब देखिए, तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। वर्ल्ड को अगर आप जैसे देखोगे तो वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। एंड व्हाट आर दोज नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स? तो कहीं पे जैसे इंडिया में हम कह रहे हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, हम कह देंगे कि पोल पे क्या है? कोल्ड पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। कहीं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जहां रोज बारिश होती है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में रोज बारिश नहीं होती है, एक टाइम पे ही बारिश होती है। तो आप देखेंगे तो वर्ल्ड को आप अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको क्या कहा जाता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, द वर्ड मॉनसून जो है तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। मौसम बोलते हैं ना हम, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो वो जो मौसम वर्ड है उसका मतलब क्या है? सीजन होता है, जो इंडिया में चेंज होता है। इंडिया में जैसे अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, नॉर्थ पोल पे हमेशा ठंडा ही रहना है।
है ना, हमेशा ठंडा रहना। गर्मी भी आएगी तो वहां की गर्मी भी ठंडी रहती है। लेकिन इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया का क्लाइमेट, आप मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कह रहे हो, और मानसून का लिटरल मीनिंग ये होता है सीजन। सीजन मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इंडिया में आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलेंगे, इसीलिए इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसून रेफर्स टू दी सीजनल चेंज इन दी विंड डायरेक्शन। और ये जो मानसून वर्ड नाम लिया गया है, ये मौसम वर्ड से डिराइव हुआ है। लेकिन मानसून को हम क्या कह रहे हैं, मानसून विंड जो होती है ना, तो जो विंड डायरेक्शन का रिवर्सल होता है कि अगर हवाएं ऐसे चल रही है और वो बदल के ऐसे आ गई है, तो इन्हें मानसून विंड्स कहते हैं। और इंडिया में यही डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज होता है, इस कारण से गर्मी सर्दी होती है। ठीक है, इसीलिए इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो आपको आगे समझ में आएगा। तो दिस क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन सदर्न साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो है ज्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक, अब अगर हम बात करें तो दो दी मॉनसून पैटर्न इज सिमिलर, तो इंडिया में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिला कि इंडिया के अंदर पूरी कंट्री को मॉनसून कवर करता है, लेकिन आपको रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेदर नहीं बोल रहा हूं, क्लाइमेटिक वेरिएशन। जैसे कश्मीर का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के बावजूद भी क्या रहेगा, कश्मीर में गर्मियां भी ठंडी लगेगी, और ठंडी तो ठंडी लगेगी। और वही चीज आप देखोगे राजस्थान या क्या बोलते हैं केरला में, तो केरला में सर्दियां भी उतनी गर्म और ठंडी रहेंगी, और गर्मियां भी उतनी गर्म और ठंडी रहेंगी। तो यहां पे क्या बताया गया है कि दो दी मॉनसून पैटर्न इज सिमिलर इन होल कंट्री, रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो टेम्परेचर के टर्म्स में अगर आप देखोगे कैसे वेरी करता, तो बता रहा हूं कि 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है राजस्थान में। ठीक है, लेकिन वही टेम्परेचर गर्मियों में पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। विंटर्स में जम्मू कश्मीर में एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। लेकिन तिरुवनंतपुरम में विंटर्स में भी 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो सेम कंट्री है, लेकिन कंट्री के अंदर भी रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रेसिपिटेशन की बात करें, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब ऊपर से कुछ गिरना, मेंढक गिरना ऊपर से नहीं। ऊपर से गिरना मतलब या तो बारिश के फॉर्म में आ रहा है तो रेनफॉल, स्नो के फॉर्म में आ रहा है तो स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ओले होते हैं ना, ओलो की तरह गिर रहा है तो हेल स्टॉर्म, तो ये होता है। तो प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो अपर हिमालय में जैसे आप देखोगे तो प्रेसिपिटेशन अकर्स मेनली एज स्नोफॉल। वहीं पे आप देखोगे तो बाकी के कंट्री के पार्ट्स में रेनफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है, तो 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है मेघालय वगैरह में, और लद्दाख जैसे रीजन में 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। ठीक है, मोस्ट रीजन्स गेट रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, लेकिन आप तमिलनाडु कोस्ट में देखोगे तो अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। क्लियर हो रहा है? कोस्टल एरियाज हैव लेस टेम्परेचर इन वेरिएशन, रेनफॉल जनरली डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नदर्न प्लेन्स। कोस्टल एरियाज में आप देखोगे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट, अभी भी आप चले जाओ पुणे मुंबई तो वहां को इतनी भीषण ठंड नहीं है, और यही दिल्ली में जाओ, ठीक है, तो दिल्ली में तुम्हारी हड्डियां जम जाएगी, ऐसी ठंड है। क्लियर हो रहा है? तो आप देख रहे हो कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के बावजूद भी इंडिया में क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, और वो क्लाइमेटिक वेरिएशंस ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, एक कोई भी पॉइंट उठा लो आप इसमें कि मोस्ट रीजन गेट रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, क्या होता है ना कि जून से सितंबर में ऐसी हवाएं चल रही होती है जो इंडिया में बारिश करवाती है, इन्हें साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं। लेकिन यही हवाएं क्या होती है ना, अगर आप जिस देखोगे अक्टूबर नवंबर में रिवर्सल ऑफ विंड हो जाता है, तो ऐसे चल रही होती है, तो इधर कंट्री के ऊपर जो ड्राई रीजन में चलेगी तो मॉइस्चर लेके नहीं जाएगी, लेकिन जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएगी अपने साथ मॉइस्चर लाएगी और तमिलनाडु में बारिश करवाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए तमिलनाडु में बारिश होगी कब? अक्टूबर नवंबर में ज्यादा, समझ गए? क्योंकि विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसे हर एक चीज जो इस चैप्टर में लिखी ना, हर एक लाइन का पोस्टमार्टम किया जा सकता है, हर एक लाइन के पीछे एक एक्सप्लेनेशन है, समझे? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था बेसिकली कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस क्लाइमेटिक रीजन। इंडिया में भी आप जिस देखोगे तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, डिस्पाइट दैट फैक्ट देयर इज अ ह्यूज रीजनल वेरिएशन इन टेंपरेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो आपको देखने को मिल रहा है कि कंट्री में कहीं टेंपरेचर माइनस में तो कहीं प्लस, मतलब कहीं गर्मी है, और कहीं आपको देखने को मिल रहा है खूब बारिश हो रही तो कहीं सूखा है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दीज क्लाइमेटिक वेरिएशन इन्फ्लुएंस फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड हाउसिंग स्टाइल ऑफ पीपल। और क्योंकि अब आप जिस देखो कि कश्मीर में लोग वो शॉल, पश्मीना शॉल ओढ़ के क्यों घूमते हैं, क्योंकि आपको वहां समझ में आएगा कि वहां पे क्या है। पश्मीना शॉल ओढ़ के इसलिए घूमते हैं गर्मी में लोग और सर्दियों में लोग कश्मीर में, क्योंकि वहां ठंडा मौसम है। और वहीं पे आप देखोगे तमिलनाडु में लुंगी लगा के घूमते। क्यों घूमते? क्योंकि वहां पे बहुत ह्यूमिडिटी होता। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ?
रेनफॉल का सेंटीमीटर से क्या कनेक्शन होता है? नापोगे कैसे बाबू? एक रेन गॉज करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, साइंस वाले टीचर ने पढ़ाया नहीं क्या तुम्हें? उसको रख देते हैं ओपन ग्राउंड में, और जब बारिश होती है तो उसमें देखते हैं कितना पानी भर गया, जितना पानी भर गया मतलब उतना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो आपको पता लगता है कितना सेंटीमीटर। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है ये चैप्टर। मैं आपसे देखो, ज्योग्राफी पता है वो सब्जेक्ट है जिसके साथ में तुम्हें प्यार होता है, धीरे धीरे होता है। कैसे होता है कि आपको समय देना पड़ता है, ये अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं होता है, रियल वाला प्यार होता है ज्योग्राफी के साथ में, प्रोवाइडेड कि आप उसको वो समय दो, धीरे धीरे समझो, ठीक है, उसके साथ समय बिताओ। तो ज्योग्राफी के साथ समय कैसे बिताओगे आप? तो जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीज है ना, जैसे अब एक क्लाइमेट चैप्टर है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने ये चैप्टर यूट्यूब पे 5 घंटे में पढ़ाया है। अब आप क्रैश कोर्स में आए हो, अब मुझे पता है आपके एग्जाम आने वाले, लेकिन कभी भी जब गर्मी की छुट्टी में अगर टाइम मिले, भले 9th से पास हो जाओ, तब इस क्लाइमेट को चैप्टर को 5 घंटे के लिए पढ़ना, और जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे थॉट प्रोसेस खुल जाएंगे, अरे वाह ऐसे मैकेनिज्म काम करता है, एंड आई आई बेट ऑन दिस यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट से मोहब्बत करना पड़ती है बेटा, यूं ही नहीं किसी को भी कोई भी मिल जाता है। क्लियर है? लैंड अनइवन हुई तो कैसे मेजर करेंगे? मैं इसलिए बोल रहा ना कि एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, रेन गॉज कहते हैं जिसको, उसको रखते हैं, फिर उसमें पानी स्टोर होता है, उससे सेंटीमीटर पता लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र में इतनी ठंड क्यों नहीं है? वेरी गुड, देखो समझना, इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले तो। क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट इज स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 years. वेदर एंड क्लाइमेट मींस द सेम थिंग। वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली विद इन द डे। बताओ इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? आ जाओ, अब देखो क्या है। अब जो आप पूछ रहे हो ना महाराष्ट्र में इतनी ठंड क्यों नहीं पड़ती, तो ये अगर महाराष्ट्र है बाबू, तो महाराष्ट्र क्या है ना, समुद्र के पास है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो समुद्र के पास से महाराष्ट्र जो है, तो महाराष्ट्र में क्या होती है ना, लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलती है। ओशियन जो है अपना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस छोड़ता है किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। तो ओशियन के कारण, जो समुद्र के कारण जो हवाएं आती है, तो वो हवाएं क्या करती है, अपने ह्यूमिडिटी लेके जाती है, ये सारा सब कुछ। तो यहाँ पे विंटर्स उतनी, क्योंकि यहाँ से गर्म हवाएं चलती है, तो अगर जगह ठंडी है लैंड, तो वो उसको गर्म कर देती है, लेकिन इंटीरियर पार्ट में गर्म हवाएं नहीं चल पाती है, तो यहाँ ठंडी है तो ठंडी घपती चली जाएगी, ठंडी गप गप एक तरह से, है ना, और फिर भीषण ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रात के समय में क्या होता है, गर्म हवाएं समुद्र से चलती है लैंड की तरफ, लैंड ब्रीज सी ब्रीज, तो वो क्लाइमेट को मॉडरेट करती रहती है। ठीक है, गॉट इट? गलती से बी कर दिया बेटा, राइट आंसर बी है, गलती से मिस्टेक हो गई और तुम जीत गए। बी इज द राइट आंसर। 63% बच्चों ने। वेदर और क्लाइमेट मीन द सेम थिंग नहीं, दोनों अलग अलग, यही तो पढ़ा अपन ने। अब आ जाओ, अगला टॉपिक क्या है? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। पढ़ाना निकाल ले कहीं, सर्दी खांसी में। देखो क्या है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो हमने देखा क्लाइमेट इज दी सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, मतलब लंबे समय तक अगर किसी जगह पे किसी तरह का वातावरण है, तो उसको अपन क्लाइमेट का पार्ट बोलेंगे, मानेंगे, ठीक है, क्लाइमेट उसको कहेंगे। तो अब जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो अपन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में वही वाले सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। कौन कहता है मध्य प्रदेश में मॉडरेट क्लाइमेट होती है? आओ जरा, ठंड लगती है हमारे यहाँ भोपाल में बहुत तेज, गर्मी भी होती है बहुत तेज।
पर अबाउट क्लाइमेट लिखा हुआ है। हाँ तो बेटा क्लाइमेट के बारे में सारी चीज सही है ना, क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, जैसे एक एक स्टेटमेंट है कि वाई दी हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, क्योंकि वहां भारी बारिश होती है। राजस्थान की वॉल्स जो होती है थिक क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो वो हीट जो है उसको ट्रैप कर ले और अंदर की तरफ टेम्परेचर ठंडा ही रहे, तो इसलिए राजस्थान की वॉल्स जो होती है थिक होती है। तो ऐसे हर एक जगह का जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखे है ना, वो उनके हर एक जगह के रीजन है। ठीक है, अब आ जाओ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स वाली चीज पे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इन जनरल पूरी दुनिया का क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं? तो 6 फैक्टर है आपके: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स और रिलीफ फीचर। तो एक एक करके सारे समझेंगे अपन। मैं इधर है ना यहाँ पे ड्राइंग भी बनाते चल रहा हूं, तो तुम्हें ड्राइंग से आसान रहेगा। एक एक करके अपन सारे वो समझेंगे। ठीक है, क्या है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में? तो देयर आर 6 मेजर कंट्रोलर्स ऑफ द क्लाइमेट। एंड व्हाट आर दो 6 मेजर कंट्रोलर्स ऑफ द क्लाइमेट? तो पहला मेजर कंट्रोलर जो है क्लाइमेट का, पहला मेजर कंट्रोलर क्लाइमेट का है लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड की अगर बात करें, तो लैटिट्यूड की अगर बात करें तो लैटिट्यूड क्या होता है? देखो, ठीक है, लैटिट्यूड कर दिया क्या मैंने? हाँ, लैटिट्यूड। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो रहता है, तो ये क्या रहता है? क्लाइमेटिक कंट्रोल। देखो इसमें सब कुछ है ना, समझने वाला पार्ट है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, उसमें रटना कुछ नहीं है। समझ में आ गया तो एक बार में बैठेगा दिमाग में कि लैटिट्यूड कैसे किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड रहेगा, यहां पे सन की रेस क्या रहेगी? बताओ चैट में, मन में बोलो, मन से जुड़े अपन, मुझे मन में पता चल जाएगा। ठीक है, जो 0 डिग्री रहेगा वहां पे सन की रेस डायरेक्ट रहेगी, तो यहां टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? बताओ जल्दी, यहां टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? मन में बोलो, हाई रहेगा। लेकिन जो 90 डिग्री पे सन की रेस जाएगी, वो क्या जाएगी? नॉट डायरेक्ट सनरेज। सनरेज आर नॉट डायरेक्ट ऑन दी 90 डिग्री। 90 डिग्री पोल पे जो सनरेज रहेगी, सनरेज आर नॉट डायरेक्ट। अब जब डायरेक्ट नहीं रहेगी तो यहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? यहां पे टेम्परेचर रहेगा कम। मानते हो मेरी बात को? हाँ या ना बोलो जरा फटाक से। तो सिंपल चीज है कि अगर एक कंट्री ए यहां पे है और कंट्री बी जो है, कंट्री बी यहां पे है, तो कंट्री ए का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, कंट्री बी का टेम्परेचर कम रहेगा। यहां का क्लाइमेट वार्म रहेगा, यहां का क्लाइमेट कोल्ड रहेगा। यस और नो? यस और नो? तो ऐसे लैटिट्यूड किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। पहला पॉइंट अपना प्रूव हो गया। तो लैटिट्यूड इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन और एनर्जी रिसीव्ड, हेंस the places receiving more solar insolation will have warm climate and the places receiving less solar insolation will have cold climate। तो कहीं वार्म क्लाइमेट रहेगा, कहीं कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, कहीं क्लाइमेट ज्यादा, कहीं क्लाइमेट कम। समझे? बताओ, है ना? सिंपल है। ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो एक फैक्टर हमें समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है ना? डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी मतलब क्या है कि जमीन के स्तर से जब आप ऊपर जाओगे ना, जमीन के स्तर से जब आप ऊपर जाओगे तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लैटिट्यूड होता है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड होता है। और एल्टीट्यूड एक और चीज होती है। एल्टीट्यूड क्या कहता है बाबू? एल्टीट्यूड ये कहता है कि अगर मान लो ये 0 मीटर हाइट है, ठीक है, अगर मान लो एल्टीट्यूड ये कहता है कि अगर ये हाइट का लेवल जो है ये, ठीक है, ये हाइट का लेवल 0 मीटर है अगर, तो अब जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाओगे तो ये आपका क्या हो गया? ये मान लो ये हो गया आपका 100 मीटर। अगर ये आपका 100 मीटर हो गया तो ये एल्टीट्यूड को दर्शाता है कि एल्टीट्यूड कितना हुआ यहाँ पे एल्टीट्यूड कितना हो गया? ये एल्टीट्यूड हो गया आपका, ये एल्टीट्यूड। अगर ये 100 मीटर की हाइट है तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। समझे मेरी बात? ठीक है, एल्टीट्यूड
ही एटीट्यूड होता है क्या सर? जमीन से जितना ऊपर है उसका उतना एटीट्यूड होता है, ये भी कह सकते हो हम। सर चीखो मत प्लीज। वाह, कदर नहीं है कोई, है ना? आवाज नहीं निकल रही, मैं पूरी ताकत लगा के आवाज निकाल निकाल के पढ़ा रहा हूं। उसमें एक बच्चा आके अगर ये लिख दे आपकी चैट में कि सर चीखो मत प्लीज, आत्मा से चीख निकलती है फिर कि मेरा क्या गुनाह था। एल्टीट्यूड समझ में आया? तो अब बाबू एक चीज समझना, ठीक है, कि एल्टीट्यूड कैसे किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो क्या होता है ना, एल्टीट्यूड इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर। हाउ? तो एज यू मूव अप, आपने कभी देखा है आप जब पहाड़ों पे जाते घूमने तो पहाड़ों पे ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? कि जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते जाओगे तो ऊपर जैसे जैसे चले जाओगे तो क्या रहता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर होने के कारण वहां पे क्या एयर मासेस जो है, तो एयर मासेस ठंडे होते हैं, ठंडे एयर मासेस हैं, चार्ज एयर मासेस नहीं है। हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वहां पे जैसे जैसे आप देखो, एक सिंपल रूल है, थंब रूल है, एज यू मूव अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज यू कम डाउन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जो प्लेन एरिया रहते हैं ना, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे एक जगह पे पहाड़ है और इक्वेटर एक जगह पे क्या है, पहाड़ नहीं है, प्लेन एरिया है। तो ये पहाड़ पे जो चोटी रहेगी, इस पीक पे टेम्परेचर कम रहेगा और प्लेन एरिया में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है। 0 डिग्री पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0 डिग्री पे भी अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि लैटिट्यूड भले ही सेम हो लेकिन एल्टीट्यूड वेरिएशन है। एंड एज यू मूव अप फ्रॉम द ग्राउंड, एज यू मूव अप फ्रॉम द सी, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है? तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए पहाड़ों पे आप जैसे देखते हो ना, क्लाइमेट क्या रहता है, कोजी कोजी सा, ठंडा ठंडा सा रहता है, इसलिए लोग क्या करते हैं गर्मियों में हिल स्टेशन पे भाग जाते हैं। तो वो एल्टीट्यूड वाला फैक्ट हो गया। तीसरा क्या, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। आ जाओ। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसे समझाऊं मैं अब तुम्हें? तो ऐसे समझाता हूं प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तीसरा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसे क्लाइमेट इंफ्लुएंस करते हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे इंफ्लुएंस करते हैं वो पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? पहले बताओ ये दो। बेटा आज ऐसे बोलते हैं ना घर वाले कि नए साल के दिन जो करोगे साल भर वही करोगे, तो आज पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। जब आज दम लगा के पढ़ोगे तुम तो साल भर दम लगा के पढ़ोगे, है नहीं? अगले साल तो 10th भी है ना तुम्हारी। लैग वैग नहीं हो रहा है? क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? सर ये डायग्राम बना दो और आंसर ना लिखूं तो? वाह मैडम, और तुम्हारी वो है क्या टेलीपैथी कि तुम डायग्राम बना दो कि मैडम समझ जाएगी तुम क्या कहना चाह रहे हो। आंसर भी लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। प्रेशर एंड विंड सिस्टम समझना बाबू क्या होता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम काम कैसे करता है पहले ये देखो। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पे सन है, सन की डायरेक्ट रेज यहाँ आ रही है ये वाले पार्ट पे। तो अब ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, मान लो, है ना, यहाँ से सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, ये इस पार्ट पे डायरेक्ट रेज आ रही है। तो इस पार्ट पे जब डायरेक्ट रेज आएगी तो यहाँ पे एयर मासेस गर्म हो जाएगी, मानते हो? इस पार्ट पे जब डायरेक्ट रेज आएगी तो यहाँ की एयर मासेस गर्म हो जाएगी। अब ये एयर मासेस गर्म होगी तो गर्म जो चीज गर्म होती है एयर मासेस, जैसे जब पानी गर्म होता है अपना नीचे से, तो आप देखो ना पानी ऊपर की तरफ उठता है, जिसके अंदर ज्यादा गर्मी होती है वो ज्यादा ऊपर उठता है ना? तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि एयर मासेस जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है। तो यहाँ जो अब क्योंकि एयर मासेस ऊपर उठ रही तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे पहले एक पानी था, पहले एक जगह थी, हवा थी। अब लेकिन क्योंकि गर्मी मिली उसको, तो गर्मी मिलने से वो ऊपर उठा तो यहाँ का जो प्रेशर था, जो ऑलरेडी पहले यहाँ चीज थी, वो ऊपर उठ गई। मैं अगर किसी कुर्सी पे बैठा था और अब मैं वहां से उठ जाऊंगा तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं वहां से उठ गया। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा?
लो प्रेशर। लो प्रेशर समझ में आया? हाँ बोलो, फटाफट कनेक्ट करते चलना। यहां से अगर मान लो एयर मासेस ऊपर उठ जाएगी तो यहां क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, है ना? अबे लो होगा, लो समझ में आया? यस और नो बताते चलना। क्योंकि यहाँ की एयर मासेस जो थी, तो यहाँ की एयर मासेस, सोलर इंसुलेशन आई, सोलर इंसुलेशन ने एयर मासेस को गर्म करा, हॉट एयर मासेस जो है वो ऊपर उठेगी तो यहाँ प्रेशर क्या रहेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो थी एयर मासेस वो उठ गई, है ना? तो लो एयर प्रेशर हो गया, ठीक है? तो लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये एयर मासेस जैसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में क्या होता है? ये डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद में क्या करती है? सबसीड करती है, सबसीड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मान लो ये जैसे एयर मासेस यहाँ से उठी, यहाँ पे गर्मी पड़ी तो यहाँ से एयर मासेस उठी, ऊपर जाके अब ये इधर बैठेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली कम गर्मी है, ठीक है? इस पार्ट पे क्या रहेगी? सोलर इंसुलेशन उतनी नहीं रहेगी जितनी यहाँ है, तो एयर मासेस यहाँ नीचे बैठना शुरू होगी। तो ये एयर मासेस यहाँ नीचे की तरफ बैठ गई। अब ये एयर मासेस नीचे की तरफ बैठ गई, तो अब ये एयर मासेस जब नीचे की तरफ बैठ रही है यहाँ, ठीक है, तो ये एयर मासेस जब नीचे की तरफ बैठ रही है तो यहाँ कौन सा प्रेशर हो जाएगा? बताओ जल्दी। हाई प्रेशर हो जाएगा। हाँ बोलो हाँ, कि हाँ यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एयर मासेस क्या कर रही है? सबसीड कर रही है, यहाँ एयर मासेस बैठ रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। गॉट इट? यहाँ एयर मासेस बैठ रही तो यहाँ हाई प्रेशर होगा। क्लियर हुआ? ये क्या चल रहा है भाई? एक क्लास से दूसरी क्लास में आदमी एक दूसरे को फोन कर रहा है? 9th के बच्चे 10th की क्लास का लिख के आ रहे हैं कि भैया आपको कॉल कर रहे हैं। हेलो, क्या क्लास खत्म हो गई सर? क्लासेस से क्लासेस कैसे फोन लगा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 9th के बच्चे आके ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि पीके भैया आपको कॉल कर रहे हैं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 10वीं की क्लास की बात 9वीं के बच्चों को स्कूलों की तरह एक दूसरे की क्लास में घुस जाते हैं क्या ये? हाँ। इनको कैसे पता है कि मैं कॉल कर रहा था आपको? मेरे पास चैट आई एकदम से, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये स्कूल की तरह एक दूसरे की क्लास में घुस जाते हैं क्या? ये क्या चल रहा है पता नहीं, इन्होंने हैंग ढूंढ लिया होगा। अरे मैं तो ये कह रहा था कि बच्चे बोल रहे थे आज न्यू ईयर है ना, हाँ। तो वो पूछ रहे थे कि आज आप लोगों ने, तिगराज सर ने एक दूसरे को आपने कैसे विश करा हैप्पी न्यू ईयर? तो मैंने बोला कि मैं बताऊंगा तो तुम थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल है वो, इसके लिए बता नहीं सकते हैं। भाई मैंने कहा उसी से पूछ लेता हूँ, बता दो यार कैसे विश करा है। मैंने इनसे बोला कि मेरे दोनों भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर, उसके बाद में बीप 3-4 टो 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 टो, ठीक है? इस साल अपने को और बेहतरीन करना है, फिर बीप 2-3-4, तो ऐसे विश करा मैंने। और लास्ट में लिखा था जय नेक्स्ट टॉपर्स, ठीक है? ऐसे किया जाता है। चलो भाई, पर ये हैक क्या ढूंढा है? आज मैं टेक टीम से बात करता हूँ, इन्होंने क्या हैक ढूंढा हुआ है कि 9th से 10th में आ जाते हैं। वही मुझे भी ये समझ नहीं आया। मतलब मैं भी ये सरप्राइज था, मैंने इसीलिए कॉल मिलाया, और मेरा मतलब चैट फोन नीचे रखा था, तो मैंने बाद में देखा मिस कॉल है, तो मैं बोला सही बोल रहे हैं, मैं बोला पहले ऐसे ही स्पैम कर रहे होंगे। चलो आज पता लगवाते हैं इसका, क्या ठीक करते है, हैं सर। चलो ठीक है, ओके, जय नेक्स्ट टॉपर्स। चलो आ जाओ, जय नेक्स्ट टॉपर्स। अरे यार जरा रुक जाओ यार, क्या हो रहा है? मुझे ना इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी वाला। सर्दी वाला इन्फेक्शन कैसे हुआ कि वो ट्रीट नहीं करी मैंने 1 हफ्ते तक, मैंने कहा ठीक है हो जाएगी अपने आप, और वो जो है ना अब एकदम गद गई है। मम्मी की भाषा में अगर बोलूं, मम्मी बोलती तेरी सर्दी गद गई है। गद गई है? हाँ गद गई है। किधर गया यार पेन? हाँ, अरे इनके भाई बहन होंगे, हाँ। एक घर में 2 बच्चे हो सकते हैं, एक 9th का एक 10th का,
वो दोनों आपस में उन्हें बता दो कि हमारी क्लास में चला, तेरी क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है, एंटीओटाइप। तो प्रेशर एंड विंड में यहां तक समझ में आया ना कि जिस एरिया से एयर मासेस ऊपर उठेगी वहां लो प्रेशर, जिस एरिया पे एयर मासेस नीचे बैठेगी वहां हाई प्रेशर। अब समझना कि यहां की सीट खाली हो गई है, ऐसे यहां कोई बैठा था, वो यहां से ऊपर चले गया, ऐसा आया और ऐसे यहां बैठ गया, तो अब यहां से यहां तक जाने की जगह मिल गई उसको। यहां अगर बैठा तो यहां से खिसक के इधर आ जाएगा वो, है ना, यहां से खिसक के इधर आ जाएगा। तो वैसे अब क्या कि यहाँ की एयर मासेस तो ऊपर उठ गई है और यहाँ की एयर मासेस नीचे बैठ गई है, तो ये जो एयर मासेस है हाई प्रेशर एरिया वाली, ये एयर मासेस इधर की तरफ मूव करेगी। तो लैंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब ये पूरी कहानी पढ़ाने का एक ही कारण है बस, कि लैंड पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, लैंड पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये याद करना है, एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर से एक बार, एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर की एयर मासेस ऊपर उठ गई है और हाई प्रेशर की एयर मासेस, हाई प्रेशर पे एयर मासेस नीचे बैठेगी, तो इसीलिए एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आ गया मेरी बात? क्लियर हुआ? ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, एयर मासेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, बता दे दीजिए। बेटा शिफ्ट होकर ही चले जाते, उड़ने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे लाल, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तभी ना जब यहाँ लो प्रेशर की एयर मासेस बैठेगी। यहाँ ओरिजिनली हाई प्रेशर थोड़ी ना था, यहाँ हाई प्रेशर तो सब्जेक्टिव हाई प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि एयर मासेस यहाँ से उठी और फिर बैठी है, तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मासेस चलेगी। अब देखो क्या है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो यूजुअली क्या होता है ना, एक चीज तो मैंने तुम्हें बता दी, रूल 1, ठीक है। एक चीज आपने क्या सीखी है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मासेस मूव करती है। दूसरी चीज ये सीख लो कि दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि जमीन जो होती है ना वो जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी ठंडी भी होती है। पानी जो रहता है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है और एक बार गर्म हो जाता है तो ठंडा भी धीरे धीरे रहता है। मतलब जमीन गर्म हो जाएगी, फटक से ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो समर्स में जमीन गर्म है, जमीन गर्म है तो मतलब जमीन पे लो प्रेशर रहेगा, है ना। अब देखो आप, समर्स में अगर जमीन गर्म है, समर्स में अगर जमीन गर्म है तो जमीन पे लो प्रेशर रहेगा, और मैंने बताया कि समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, तो अब क्योंकि ये गर्म हो गया, ये ठंडा ही है, तो जो ठंडा रहेगा वहां पे क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, और सॉरी हाई प्रेशर रहेगा। तो उस कारण से क्या रहेगा, समर्स के एंड होते होते तक जमीन गर्म है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे एयर मासेस चलेगी, ठीक है। तो अब जब ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मासेस चलेगी और हाई प्रेशर एरिया में क्या देखने को मिल रहा है आपको, समुद्र है, तो समुद्र से जब जमीन की तरफ हवाएं चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स, तो वो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, मॉइस्चर लेके जाएंगी तो वो क्या करवाएंगी, जमीन पे जाके बारिश करवाएगी। तो ये प्रेशर और विंड सिस्टम है ना कि हवाएं किधर से किधर चल रही है, कहाँ हाई प्रेशर है कहाँ लो प्रेशर है, ये भी किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेटर के लेवल पे देखोगे तो इक्वेटर के लेवल पे मैं आपको समझाऊं तो इक्वेटर के लेवल पे क्या हो रहा है, इक्वेटर के लेवल पे जैसे अगर आप देखोगे तो क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर है, ठीक है, और इक्वेटर से थोड़ा दूर जाओगे आप, सब ट्रॉपिक्स में जाओगे तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है, तो अब ये दोनों तरफ हाई प्रेशर से किधर की तरफ विंड चलेगी, लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी। तो इक्वेटर पे विंड्स आ रही होंगी, ऐसी हाई प्रेशर विंड्स इक्वेटर पे कन्वर्ज हो रही होगी, ठीक है। तो ये लो प्रेशर एरिया जो इक्वेटर वाला है, यहाँ पे क्या है कि विंड्स कन्वर्ज हो रही होगी, समझ में आ रहा है। तो अब आपको ये देखना है, तो इसी हिसाब से प्रेशर एंड विंड सिस्टम के हिसाब से एक प्लेनेटरी विंड सिस्टम बना हुआ है कि ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज नाम की हवाएं जो ईस्ट से चल रही है वेस्ट से चल रही है, ऐसी हवाएं चलती है और जो क्लाइमेट को, मॉनसून को, रेनफॉल को, सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम हो गया एक। प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बाद में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आ जाओ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या होता है बाबू, डिस्टेंस फ्रॉम द सी अगर मैं समझाऊं तुम्हें, है ना, चौथा डिस्टेंस फ्रॉम द सी,
अगर मान लो ये एक एरिया है और यहां पे एक एरिया है और इधर की तरफ सी है, ये आंख बन गई ये तो, अबे अबे तो जो कोस्टल रीजन्स रहेंगे ना, जो कोस्ट रहेगा, यहां पे क्या होगा ना कि जैसे मैं वो बताया कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी लेट गर्म होता है। तो मान लो जमीन दिन में गर्म हो गई है तो जमीन पे लो प्रेशर बन गया, और समुद्र क्या था, ठंडा ही था, तो समुद्र पे हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड चलेगी अब, है ना। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसी विंड चल रही है, तो समुद्र की हवाएं जमीन की तरफ जा रही है। समुद्र की ठंडी हवाएं थी, जमीन की तरफ गई, तो उन्होंने जमीन को भी ठंडा कर दिया। जो बच्चा भी पूछ रहा था ना कि महाराष्ट्र में टेम्परेचर एक्सट्रीम क्यों नहीं होता है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी जिस जगह पे कम रहेगा, वहां पे सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगी लैंड के ऊपर, लैंड की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगी सी के ऊपर। तो इस फिनोमिना को कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, कि जब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज वेरी लेस, तो कोस्टल एरियाज में हमेशा क्लाइमेट कैसा रहेगा, कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा। लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में चले जाओ, जैसे दिल्ली की गर्मी, भीषण गर्मी, आदमी पसीने में नहा ले। दिल्ली की सर्दी, भीषण सर्दी, आदमी की हड्डियां जम जाए। समझ में आ रहा है? दिल्ली की गर्मी भी बहुत खराब, दिल्ली की सर्दी भी बहुत खराब। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे मेरे दोस्त, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में आपको अभी समझना होगा कि ऐसी स्थिति में कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सी से, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी एक्सट्रीम्स होगी, गर्मी बहुत गर्म, सर्दी बहुत सर्द, और डिस्टेंस जितना कम रहेगा वहां पे उतना सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगा, तो वहां पे क्लाइमेट उतना एक्सट्रीम नहीं रहेगा। ये चौथा फैक्टर हो गया। समझ में आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चौथा फैक्टर, यस और नो? डिस्टेंस फ्रॉम द सी वाला, बताओ। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, पीक इज क्लोज टू द सन, फिर वहां, वेरी गुड क्वेश्चन यार, दिमाग तो अच्छा लगाया बच्चे ने, कि सर जो पीक रहता है, सन अगर ये है तो ग्राउंड तो ज्यादा दूर है, पीक जो रहता है तो पीक तो क्लोज रहता है, तो पीक पे तो ज्यादा गर्मी होना चाहिए सर, क्योंकि अपन तो सूरज के ज्यादा पास चले गए। मतलब आग के जितनी पास जाओगे, आग तो उतनी गर्म लगना चाहिए ना, जितनी दूर हो वो होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा दिमाग दौड़ाया। लेकिन बेटा इसमें एक चीज समझना कि अर्थ पे जो गर्मी है ना, वो सन की डायरेक्ट रेज आने से नहीं हो रही है, वो सन की रेज जब आके रिफ्लेक्ट होती है और एटमॉस्फेयर उसे ट्रैप करता है। आया समझ में? एटमॉस्फेयर उसे ट्रैप करता है, उससे गर्मी बढ़ती है। तो जैसे जब सन की रेज आती है ना, तो ऑब्वियसली अब जैसे देखोगे ना, पहाड़ों पे धूप एकदम चिलचिलाती हुई आती है, ठीक है, चुभती है पहाड़ों की धूप, लेकिन पहाड़ों की धूप है, पर वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज आई है तो वो पहाड़ों पे टकराई, पहाड़ों पे टकराने के बाद में जैसे रिफ्लेक्ट हुई, और जमीन पे टकराई, जमीन पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन जमीन पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसको एटमॉस्फेयर यहीं पे कैच कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ना। सनरेज आई, सनरेज आने के बाद में रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैच हो गई, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन पहाड़ों पे क्या है ना, कि पहाड़ों पे एब्जॉर्ब कम होगी, या फिर कह सकते हो कि जो एब्जॉर्प्शन है वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा हो रहा है, तो लोअर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद में एब्जॉर्प्शन लोअर एल्टीट्यूड पे, और जैसे जैसे आप ऊपर तो जाओगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा सोलर इंसुलेशन का, रिफ्लेक्ट होने के बाद का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो इस कारण वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। समझे? अब ये समझ में आ गया यहां तक? बता दो जरा तेजी से यार, कहां तक डिस्टेंस फ्रॉम द सी से, कॉन्टिनेंटलिटी वाला, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बाद में आता है अगला ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या है समझना बाबू, ओशियन करंट क्या है? पांचवा, ओशियन करंट, है ना। अब देखो समझना, हाँ क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड है, ये इक्वेटर है, मैंने आपको बताया जैसे कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ऐसी विंड्स चलती है। अब ये जो विंड्स है, तो अब ये हवाएं जब ऐसी चल रही होगी तो दिखती बात है, हवाएं क्या करेंगी, या हवाएं अपने साथ में जो ओशियन का पानी है, तो पानी के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ना, पानी का जो टॉप सरफेस रहता है, डीप वाटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पानी का, ओशियन का जो टॉप सरफेस रहता है, तो उस टॉप सरफेस के पानी को भी बहा के ले जाएगी, तो इक्वेटर पे पानी इकट्ठा होगा, फिर ये पानी इस तरफ ऐसा मूव करेगा,
तो जैसे मान लो यहाँ कोई कॉन्टिनेंट आ गया, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, या फिर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया। अच्छा कॉन्सेप्ट बताओ ना, समझना। जैसे मान लो यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया, तो हवाएं क्या करेगी, पानी को यहाँ इकट्ठा करेगी, वो पानी ऐसा मूव करेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ये, तो वो वाटर जो है, ओशियन वाटर ऐसे घूमेगा ऊपर ही ऊपर, ठीक है, ओशियन वाटर ऐसे घूमेगा। क्यों? क्योंकि विंड्स जो है वाटर को घुमाएगी। तो अब ये जो वाटर है, तो इक्वेटर का जो वाटर रहेगा, तो इक्वेटर का वाटर ऑब्वियसली क्या रहेगा, इक्वेटर के पास का जो पानी है, इक्वेटर के पास का यहाँ जो पानी रहेगा, ये इक्वेटर के पास का जो पानी रहेगा, क्योंकि इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर के पास का पानी क्या रहेगा, यहाँ पे वार्म वाटर रहेगा। ये इक्वेटर के पास में आप क्या कह सकते हो, वार्म ओशियन करंट रहेगा ना, वार्म ओशियन करंट रहेगा। अब वार्म ओशियन करंट रहेगा, उसके बाद में यही वार्म ओशियन करंट जब क्या होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा तो ऑस्ट्रेलिया के बाजू बाजू में फ्लो करेगा, तो यहाँ पे भी वार्म ओशियन करंट रहेगा। लेकिन ये वार्म ओशियन करंट जब क्या हो जाएगा, ये वार्म ओशियन करंट जब साउथ के हिस्से में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से टर्न लेने के बाद में हवाएं उसको घुमाती है और स्लोप घुमाता है पानी को, तो ये जब साउथ में आ जाएगा, ठीक है, साउथ में आ जाएगा ओशियन करंट, ये ओशियन करंट जब साउथ में आ जाएगा, तो अब क्योंकि इक्वेटर पे था तो वार्म था, लेकिन अब नीचे की तरफ आ गया, तो ये वार्म और कोल्ड वाटर मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है लूक वार्म। कौन बोल रहा है लूक वार्म? नहीं, मतलब यहाँ पे कोल्ड ओशियन करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके, कोल्ड ओशियन करंट हो जाएंगे। मतलब ये बहुत डिटेल में 1 घंटे में समझ में आता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी कंसेप्ट समझा रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि विंड्स जो है तो क्या करती है, पानी को धकेलती है, ओशियन करंट्स बोलते हैं जिनको, छू के करंट लगने वाला नहीं, ओशियन के ऊपर ऊपर का पानी जो है, तो वो ओशियन करंट जो है, तो ओशियन करंट इक्वेटर पे वार्म रहेंगे, लेकिन जब वही ओशियन करंट जैसे इक्वेटर पे वार्म थे, फिर वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से टकरा के स्लोप के कारण नीचे आएगा पानी, लेकिन जब नीचे जाएगा तो नीचे तो कोल्ड है, टेम्परेचर कम रहता है, तो कोल्ड ओशियन करंट बन जाएंगे। अब ये कोल्ड ओशियन करंट है, तो अब आप देखना क्या होता है ना कि जो वार्म ओशियन करंट है, तो वार्म ओशियन करंट जहां फ्लो कर रहे होंगे, जैसे यहाँ वार्म ओशियन करंट फ्लो कर रहे हैं, तो वार्म ओशियन करंट अगर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे फ्लो कर रहे हैं, तो वार्म ओशियन करंट है तो पानी गर्म है तो इवापोरेट होगा, तो बारिश करवाएंगे। लेकिन कोल्ड ओशियन करंट जहां फ्लो कर रहे होंगे, जैसे इस केस में क्या है ना, यहाँ कोल्ड ओशियन करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कोल्ड ओशियन करंट क्या है कि अब ठंडा है, तो ठंडा ओशियन करंट है तो इवापोरेट नहीं होगा, और जब इवापोरेट नहीं होगा तो वहां पे बारिश नहीं होगी। अब बारिश नहीं होगी, यहां तक समझ लिया। अब आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार फैक्ट बताता हूं। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न मार्जिन अगर आप देखोगे, जैसे वर्ल्ड अगर मैं बनाता हूं तो वर्ल्ड बना के देता हूं पहले तो तुम मेरे को, ये साउथ अमेरिका, मैं तुम्हें एक ही साउथ 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 का ही बताता हूं। साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ्रीका के बाद में जैसे आप देखोगे तो इंडिया हो गया, इंडिया के बाद में देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अब क्या है ना, अब जैसे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के सारे वेस्टर्न मार्जिन, चाहे ये हो चाहे इधर की बात कर लो, वर्ल्ड के वेस्टर्न मार्जिन से ये सारे हैं, ये वेस्टर्न मार्जिन से वर्ल्ड के, चाहे वर्ल्ड के वेस्टर्न मार्जिन हो, यहाँ पे 5 डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न मार्जिन हैव डेजर्ट, ठीक। क्यों होते हैं डेजर्ट? तो अब आप देखना, क्योंकि वर्ल्ड मैंने ये ओशन करंट का साइकिल बताया ना, तो यहां से तो आपके क्या चलेंगे, यहां से तो आपके वार्म ओशन करंट चलेंगे, रेड वाले ये वार्म ओशन करंट चल रहे हैं। लेकिन ये वार्म ओशन करंट जब आप देखोगे तो वर्ल्ड के जो वेस्टर्न साइड्स हैं, क्योंकि प्रेशर विंड सिस्टम और स्लोप के कारण वेस्टर्न मार्जिन पे हमेशा क्या रहते हैं, कोल्ड ओशन करंट रहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन पे हमेशा कोल्ड ओशन करंट रहते हैं, कोल्ड ओशन करंट रहते हैं। तो अब इस कोल्ड ओशन करंट के कारण क्या होता है, यहाँ इवापोरेशन नहीं होगा। अब जब इवापोरेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो जब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो ये इस कोस्ट पे क्या रहेगा, डेजर्ट ही रहेगा। अब बात कर लो, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, पेरू के डेजर्ट हो गए, ठीक है। आप बात करो यहाँ पे अफ्रीका के वेस्टर्न डेजर्ट्स हो गए। अब बात कर लो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट है। अब बात कर लो इंडिया के, तो इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट है। तो क्योंकि वर्ल्ड के अधिकतर वेस्टर्न मार्जिन पे आपको क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड के अधिकतर वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं, और इन कोल्ड करंट्स के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, वहां इवापोरेशन नहीं होता है। समझ में आया? तो ऐसे आपके आसपास कौन सा ओशियन करंट है,
वार्म है या कोल्ड है, उससे आपका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होगा। ये पॉइंट मैं प्रूव करना चाह रहा था कि कैसे ओशियन करंट जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, रिलीफ रिलीफ पे आ रहे हैं बेटा, अभी रिलीफ आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो एक ओशन करंट भी एक फैक्टर होता है। ओशन करंट के बाद में अगला एक और फैक्टर क्या है, रिलीफ फीचर। तो अगला फैक्टर जो है रिलीफ फीचर, मतलब क्या है रिलीफ फीचर, ये समझना कि रिलीफ फीचर जो रहते हैं ना, तो रिलीफ फीचर एक बैरियर का काम करते हैं। ये कोल्ड और हॉट विंड्स को ब्लॉक करते हैं, अलाउ करते हैं, और उस तरह से फिर क्या करवाते हैं, बारिश वारिश कराते हैं। तो रिलीफ फीचर अगेन, अब रिलीफ फीचर को अगर मैं समझाऊं तो मैं 6th वाला में यही समझा देता हूं। जैसे अगर आप देखोगे तो एक पहाड़ है, अगर तो अगर इधर से विंड्स आ रही है तो ये विंड्स क्या करेंगी, इस पहाड़ के कारण विंड्स रुकेगी तो यहाँ रेनफॉल करवा देगी। ठीक है, अगर पहाड़ नहीं होते तो रेनफॉल कहीं और आगे होती। तो रिलीफ फीचर मतलब क्या होता है, एक बच्चा पूछा रिलीफ क्या होता है, तो जो फिजिकल बैरियर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं ना जमीन पे, कहीं माउंटेन होते हैं, कहीं प्लेटू होते हैं, तो वो रिलीफ फीचर होते हैं। तो जैसे रिलीफ फीचर कैसे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, तो रिलीफ फीचर एक बैरियर की तरह काम करते हैं, कोल्ड और हॉट विंड को रोकते और पहुंचाते हैं। जैसे मान लो अगर हिमालयाज नहीं होते, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो इंडिया में क्या होता है ना, पता है इंडिया में बहुत भयंकर ठंड होती है, इंडिया में अभी स्नोफॉल हो रही होती, लेकिन हिमालयाज क्या करते हैं, जो उधर से कोल्ड विंड्स आती है तो उन कोल्ड विंड्स को रोक देते हैं। हिमालयाज खड़े बॉडीगार्ड बनके कि आजा बिड़ले। ठीक है, तो हिमालयाज क्या कर रहे हैं, हिमालयाज कोल्ड विंड को रोक रहे हैं। कहां से, जो पोलर कोल्ड विंड्स आती है रशिया से, चाइना से, तिब्बत से, जो कोल्ड विंड्स आती है उनको रोक लेते हैं, और इसीलिए इंडिया में विंटर्स उतने एक्सट्रीम्स नहीं होते हैं, मॉडरेट ही होते हैं। अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारे यहाँ बहुत भीषण क्या होती, क्लाइमेटिक कंडीशन होती। तो उस तरह से क्या है ना, रिलीफ फीचर भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 6वीं चीज बताई गई है। तो 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। क्या आपको 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल समझ में आ गए? बताओ, क्या आपको 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल समझ में आए? अब छुट्टी छुट्टी मत चिल्लाओ, ये बताओ 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, क्या आपको 6 के 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल समझ में आ गए? यस और नो? तो अब अपन अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट। तो जो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, तो ये 6 क्लाइमेटिक फीचर्स थे। तो इंडिया के केस में ये कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब अपन ने जो सीखा है उसको अपने को इंडिया पे अप्लाई करना है। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, मतलब जब पहाड़ के कारण बारिश होती है तो उसको ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। ठीक है, समझे? क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। चलो, वेरी गुड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट अपन देख रहे हैं। तो जो अपन ने पढ़ा है वो, तो एल्टीट्यूड के हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इंडिया का लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है इंडिया लाइज इन दी ट्रॉपिकल जोन, तो इंडिया का इक्वेटर के पास वाले लैटिट्यूड भी और इक्वेटर से दूर वाले लैटिट्यूड भी है। तो इंडिया में आपको दोनों तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वार्म क्लाइमेट भी, कोल्ड क्लाइमेट भी, है ना। तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड के हिसाब से, तो लैटिट्यूड में क्या है, इंडिया में जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इट रन्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट टू दी मिजोरम इन द ईस्ट। एरियाज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर जो है साउथ का एरिया है, तो ये क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। नॉर्थ ऑफ द जो एरिया, नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है।
तो इस कारण से इंडिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेटिक फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको, जहां पे आपको साउथ इंडिया में मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपको एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे इंडिया का क्लाइमेट लैटिट्यूड से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, समझ में आया कि इंडिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के लैटिट्यूड्स हैं। तो हमें ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है जहां पे हॉट ह्यूमिड मौसम रहता है, और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है जहां विंटर्स भी एक्सट्रीम होते हैं और समर्स भी एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में। क्लियर है? अब आ जाओ एल्टीट्यूड पे। तो एल्टीट्यूड में आप जैसे देखोगे तो इंडिया का क्या है ना, एल्टीट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे, एल्टीट्यूड कह लो या रिलीफ फीचर कह लो, दोनों चीज एक ही है। तो इंडिया में आपको हिमालयन सिस्टम देखने को मिलता है जिनका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया हैज हाई माउंटेन्स इन नॉर्थ which have average height of 6000 meters। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स है इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स की। और इंडिया ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्टल एरिया, ठीक है, हाइट अबाउट 30 मीटर्स। तो हमारा कोस्टल एरिया भी है, तो कोस्टल एरिया पे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होगा कैसा इंडिया के। अगर आप एल्टीट्यूड की बात करोगे तो आपके यहाँ 6000 मीटर का एल्टीट्यूड भी और 30 मीटर का एल्टीट्यूड भी है। तो यहाँ पे आपको सी की जो मॉडरेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी, तो इसी कारण से क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड रीजन जो है, तो वहां पे क्लाइमेट आपको एक्सट्रीम्स में देखने को बहुत ठंडा, बर्फ जमी हुई है ना। तो इंडिया ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्टल एरिया। साथ ही साथ क्या है कि हिमालय जो है, तो हिमालय ऐसे रिलीफ फीचर है। अब आपको जो आपने पढ़ा है ना कि कैसे क्लाइमेट कंट्रोल फैक्टर्स जो है 6 वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको अप्लाई करना है कि अगर इंडिया में हिमालयाज नहीं होते तो फिर वो पूरी ठंडी हवाएं हमारे यहाँ घुस जाती। इंडिया में हिमालयाज नहीं होते तो ये जो मानसून विंड जाती है ना इधर से साउथ वेस्ट, वो मानसून विंड्स निकल जाती चाइना में बारिश करवाती, इंडिया में बारिश नहीं होती। तो ये मानसून विंड्स की बात कर लो या फिर कह लो कि वो पोलर विंड्स को रोकने का काम, तो ये एल्टीट्यूड जो हिमालयाज का है, जो रिलीफ फीचर हिमालयाज है, वो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया आपने कि व्हाट इफ हिमालयाज मेल्ट। ठीक है, वो हिमालयाज पे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाए, सोशल बिजनेस वाले चैनल पे देखना। तो उसमें ये समझाया मैंने कि दे स्टॉप कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। ठीक है, उधर सेंट्रल एशिया से इंडिया में ना आए विंड्स। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर्स कंपेयर टू दी सेंट्रल एशिया। ठीक है, और इसी कारण से क्या है, इंडिया जो है कि माइल्डर विंटर को एक्सपीरियंस करता है, माइल्ड विंटर को एक्सपीरियंस करता है। एक्सट्रीम्स में आपको विंटर देखने को इंडिया में नहीं मिलते हैं। ठीक है, नहीं तो इंडिया में बर्फ जम रही होती। लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्लियर हुआ कि कैसे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वाई वेस्टर्न घाट रिसीव्स रेनफॉल। अभी बताऊंगा बाबू, वेस्टर्न घाट में क्या होता है ना, उधर से जो साउथ वेस्ट विंड्स आ रही होती है ये पहले वेस्टर्न घाट पे ही टकराती है, इस कारण से वेस्टर्न घाट में रेनफॉल होता है। क्लियर है? चलो अब आते हैं प्रेशर एंड विंड। अब इंडिया में प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखो 3 चीजें बताई गई है कि एक तो प्रेशर एंड सरफेस विंड है, दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन और तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तीनों एक एक से समझाऊंगा। तो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या होती है सर? तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स मतलब कि जैसे ये है इक्वेटर है, अब इंडिया ये यहां पे है, अब यहां हवाएं कैसी चल रही होती, यहां हवाएं जैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चल रही होती है इंडिया में, ये ऐसी विंड्स रहती है ये वाली। ठीक है, नॉर्मली इस तरह से विंड चल रही होती है कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ऐसी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इंडिया में चल रही होती है। ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नदर हेमिस्फीयर ब्लोज साउथवर्ड एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ये वाली चीज समझाना पड़ेगी तुम मेरे को, एक मिनट। देखो क्या होता है, यहां लो प्रेशर है, बोलो हाँ, ठीक है, यहां हाई प्रेशर है, यहां भी हाई प्रेशर है। तो अब क्या होगा ना कि यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर, तो विंड्स हमेशा कैसी चलेंगी, ऐसी चलना चाहिए। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया था? अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को कैसे समझना मैं बताता हूँ। मेरीगो राउंड पे बैठे हो कभी? मेरीगो राउंड जो होता है वो बच्चों वाला झूला, तो मेरीगो राउंड जब गोल घूम रहा होता है, तो मेरीगो राउंड पे जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं और मैं आपको ऐसे बॉल दूंगा, तो वो बॉल आपके पास सीधे ना पहुंचते, बॉल ऐसे हल्की सी कर्व होके आएगी। स्पिनर हूं क्या मैं? स्पिनर नहीं हूं। क्यों? वो आपको कर्व होते हुए आते क्यों दिखेगी, बता रहा हूं उसका कारण मैं।
वो कर्व होते आते इसलिए देखेगी क्योंकि बॉल का अपना एक पाथ होगा, डायरेक्शन होगा वो जो कवर कर रही होगी, और एक रोटेशनल फोर्स लग रहा होगा मेरी गो राउंड का। इसका एक अच्छा एग्जांपल और देता हूं मैं, ठीक है, दो ये एकदम सटीक एग्जांपल नहीं लेकिन आपको उससे बेटर समझ में आएगा। जैसे जब क्या होता है ना कि हम गाड़ी में बैठे हैं और ऐसे रुमाल हमारा हाथ में बाहर है और गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, तो जैसे गाड़ी तेजी से चल रही है और आपको रुमाल आप यहां से छोड़ोगे तो रुमाल आइडियली तो ऐसे गिरना चाहिए था, रुमाल है ना, ऐसे गिरना चाहिए था, लेकिन रुमाल कैसे जाता है, ऐसे जाके ऐसे पीछे जाके गिरता है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी आगे निकल रही है और एक फोर्स क्या है कि रुमाल के ऊपर भी एक्ट कर रहा है ना, तो रुमाल हल्का सा टिल्ट होके जाता है। ये एग्जांपल यहाँ सटीक नहीं है लेकिन मैं आपको मैरी गो राउंड वाले एग्जांपल से ज्यादा बेटर बताऊंगा क्योंकि वो सर्कुलेटरी मोशन में है, यहाँ पे मोशन का गेम है। साइंस वाइंस पढ़ी होगा तो थोड़ा तो दिमाग में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक एपरेंट फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ। कैसे? तो ये अगर अर्थ है और अर्थ रोटेट कर रहा है और यहां से अगर मान लो मैंने, जैसे ऐसा समझना कि यहां से अगर मैंने कुछ सामान छोड़ा तो सामान नीचे सीधा यहां गिरना चाहिए, गिरेगा भी सीधा अगर अर्थ रुका हुआ है तो, लेकिन अर्थ अगर रोटेट कर रहा है ना तो सामान गिर सीधा ही रहा है, लेकिन क्या होगा, वो सामान गिर सीधा ही रहा है। देखो ऐसे समझना, अगर अर्थ रुका है सामान यहां से छोड़ूंगा तो यहां सीधा गिरेगा, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है तो सामान तो सीधा ही गिर रहा है, लेकिन जो जगह जब मैंने यहां से सामान छोड़ा, जो जगह यहां थी वो जगह थोड़ी सी आगे आ जाएगी क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अब जो सामान गिरेगा उस जगह पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है कि चीजें डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है चीजें डिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे गाड़ी के केस में भी है, वो सामान गिरता वही है लेकिन आपकी गाड़ी चल रही होती है आगे तो आपको लगता है कि वो सामान पीछे गिर रहा है, समझ गया ना। तो वैसे क्या होता है ना कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चल रही होती है तो ये विंड्स जब ऐसे चलती है तो उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, उस कोरियोलिस फोर्स के एक्ट के कारण विंड आपको से डिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी, विंड आपको ऐसे डिफ्लेक्ट होते देखने को मिलेगी, ठीक है, विंड आपको ऐसे डिफ्लेक्ट होते देखने को मिलेगी। अब इंडिया कहां लाई करता है, तो इंडिया लाइज इन दिस रीजन, ठीक है, इंडिया लाइज इन दिस रीजन, ठीक है, इंडिया लाइज इन दिस रीजन। तो अब ये जो इंडिया है तो इंडिया में आपको कौन सी विंड्स देखने को मिलेगी, आपको नॉर्थ वेस्टर्नली विंड्स देखने को मिल रही है। यहां तक समझ में आया, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब ये विंड्स जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब ये रहा, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहां से ओरिजिनेट हो रही है विंड्स और फ्लो करेगी किधर, लो प्रेशर की तरफ। अब जब लो प्रेशर की तरफ ये विंड्स फ्लो करेगी, ठीक है, तो ब्लो साउथवर्ड, लो प्रेशर साउथवर्ड की तरफ जा रही है, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी हमेशा अपने राइट की तरफ का मतलब क्या है, अपने राइट की तरफ का मतलब कि अगर ये ऐसे चल रही है इधर डिफ्लेक्ट करेगी और अगर ये ऐसे चल रही है तो इधर डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ऐसे डिफ्लेक्ट होते देखने को मिलेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे डिफ्लेक्ट होते देखने को मिलेगी, क्योंकि अर्थ घूम कैसा रहा है, अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है ना, क्योंकि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है तो अगर मैं मान लो इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगी, और अर्थ ऐसे घूम रहा है और इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगी। समझ गए, समझे, पूरा विजुअलाइजेशन का गेम है इस चैप्टर में। तो क्या है, इंडिया लाइज इन दी रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में आता है इंडिया में। इंडिया में जो विंड्स चल रही होती है तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चल रही होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही होती है और वो राइट की तरफ टिल्ट करती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब दीज विंड्स मूव टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, इक्वेटर के पास में आती है। सिंस दे ट्रैवल लॉन्ग, since they travel over land they carry very little moisture, therefore they usually bring little or no rainfall। तो अब आपको ये समझना है क्या कि ये हवाएं ऐसी चलती है हमेशा, नॉर्मली ऐसी चलना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली ऐसी चलना चाहिए। अब क्योंकि ये जमीन से समुद्र की तरफ चल रही है तो जमीन से समुद्र की तरफ चल रही है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर तो लेके जाएगी नहीं, जमीन में से मिट्टी लेके जाएगी हवा में उड़ा के, मॉइस्चर कहां से ले जाएगी, है ना, मॉइस्चर ले जाती नहीं है, मिट्टी लेके जाना चाहिए इसको, ठीक। तो बारिश होना नहीं चाहिए इंडिया में, आइडियली तो बारिश नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में बारिश होती है। तो कैसे ये प्रेशर और विंड सिस्टम इंडिया में बारिश करवा देता है, नॉर्मल केस ये है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब जो सीजनली बदलता है। और कैसे बदलता है सीजनली, तो अब क्या होता है ना कि ये आ रहा है नॉर्मल केस, लेकिन इन समर्स में क्या होता है ना, सिचुएशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है समर्स में जैसे अगर आप देखोगे तो समर्स में 0 डिग्री है, समर्स में सिचुएशन ऐसे चेंज होती है कि समर्स में ना
सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट यहां होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये पूरा प्रेशर बेल्ट है ना, ये पूरा प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो पूरा प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है समर्स में, समझ रहे हो, पूरा प्रेशर बेल्ट समर्स में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो हवाएं है ये यहां से इधर चलेगी, अब ऐसी, समझ रहे हो, ये हवाएं ऐसी चलने लगती, तो ये पूरा प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जो इक्वेटर पे प्रेशर सिचुएशन बन रही है, ये प्रेशर सिचुएशन इक्वेटर से उठ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है, क्योंकि समर्स के टाइम पीरियड में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया भी है कि समर्स के टाइम पीरियड में सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट कहां होगी, जैसे ये समर्स है तो समर्स के टाइम पीरियड में सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट होगी इस पे कह सकते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्योंकि प्रेशर बेल्ट अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गया है, तो ये हवाएं जो पहले इक्वेटर पे जा रही थी वो हवाएं अब इक्वेटर से चलेगी किस तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चलेगी तो ये हवाएं ऐसे चलने लगेगी, ये हवाएं अब क्या बन जाएंगी, अगर इंडिया ये यहां है मान लो, तो ये हवाएं अब साउथ वेस्टर्न विंड्स बन जाएंगी, ऐसी हवाएं चलेंगी अभी, साउथ वेस्टर्न विंड्स बन जाएंगी, समझे, साउथ वेस्टर्न विंड्स बन जाएंगी। और ये साउथ वेस्टर्न विंड्स क्या करवाएंगी, इंडिया में करवाएगी फिर बारिश। क्यों, क्योंकि अब ये जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं ये अपने साथ में, ये समुद्र से जमीन की तरफ चल रही है, हाई प्रेशर है समुद्र पे, लो प्रेशर है जमीन पे, समुद्र से जमीन की तरफ जब हवाएं चलेंगी तो समुद्र से अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, और वो मॉइस्चर क्या करवाएगा, इंडिया में करवाएगा बारिश, ठीक है। तो केस यहां पे वही बनेगा। तो अब नॉर्मल केस में तो ये होता है, जैसे विंटर्स में, इन विंटर हाई प्रेशर एरिया फॉर्म्स ओवर द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न ओशियन। तो ये विंटर्स का केस था जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल केस विंटर्स का। लेकिन समर्स के केस में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है इंटीरियर ऑफ द एशिया पे, नॉर्थ इंडिया पे पूरा का पूरा। अब ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ विंड्स कंप्लीटली रिवर्स ड्यूरिंग समर्स, समर्स के समय पे क्या है, ये समर्स के समय पे विंड डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है, विंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। और इस कारण से अब क्या होगा, अब कैसी विंड चलेंगी, विंड डायरेक्शन क्योंकि रिवर्स हो गया है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलेंगी। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्या होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की अगर बात करें तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की अगर बात करें हम, तो अब ये हवाएं कैसी होगी, ऐसी होंगी, ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है ना, ये हवाएं ऐसी चल रही होंगी। तो ये हवाएं अपने साथ में यहां से मॉइस्चर लेके जाएंगी और ये मॉइस्चर को यहां पे प्रेसिपिटेट करवाएंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में ना ये पढ़ना एक बार। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन, मतलब कि साउथ इंडिया का जो ओशियन है यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहां से विंड्स अब चलेंगी किधर, ठीक है, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गए ऊपर, तो इक्वेटर क्रॉस करके ये विंड्स इंडिया की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। अब क्योंकि ये विंड्स जो है मॉइस्चर उठाती है वार्म ओशियन से और आगे बढ़ रही है, तो ये मॉइस्चर जो लेके आ रही है, तो ये मॉइस्चर के साथ साथ में ये मॉइस्चर ही क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट करेगा, तो दिस विंग्स ब्रिंग्स रेनफॉल इन दी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया में बारिश लाती है। तो कैसे प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है, प्रेशर एंड सरफेस विंड जो है, ये क्या करती है, प्रेसिपिटेशन का, रेनफॉल का काम करती है, ठीक है। ये कैसे रेनफॉल का काम करती है वो बताया गया है, क्लियर हुआ, बताओ। अबे अभी कहां क्लास हुई है, 1 घंटे 10 मिनट की तो क्लास हुई है। सीजन वाले टॉपिक में तो फैक्ट्स हैं पूरे, सीजन वाले टॉपिक फटाक से 10 मिनट में हो जाएंगे, समझो। बताओ, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में नॉर्मल केस है कि इक्वेटर जो है, तो इक्वेटर के ऊपर सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट देती, तो विंड जो है तो ऐसे इक्वेटर पे कन्वर्ज कर रही होती। लेकिन समर्स में क्या है ना कि पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है किधर, समर्स में पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ। तो इस कारण से क्या होता है कि इंडिया में डिफ्लेक्ट होकर विंड आती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल, बताओ। पोल दे दिया,
ठीक है। इजी है, देखो सॉइल टाइप क्लाइमेट को नहीं इन्फ्लुएंस करती, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ओशन करंट ये तीनों, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ, देखो सीजन कौन कौन से, तो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया में आपको 4 मेजर सीजन देखने को मिलते हैं। कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसको क्या कहते हैं अपन, समर्स, एडवांसिंग मानसून जिसको बारिश, और रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजन वेरिएशन, मतलब जो बारिश जा रही होती है। ठीक है, तो अगर कोल्ड वेदर सीजन की बात करें तो टाइम क्या है, मिड नवंबर से फरवरी तक कोल्ड वेदर सीजन रहता है। टेम्परेचर वेरिएशन क्या रहता है, तो जैसे साउथ के टेम्परेचर जो रहते हैं तो 24 डिग्री 25 डिग्री तक रहता है, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ में जाओगे तो टेम्परेचर और चिल होता चले जाएगा। ठीक है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है इन नदर्न इंडिया। ठीक है, नदर्न इंडिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में चले जाता है। अबे चले जा इधर ना माने। तो ये हो गया आपका क्या, कोल्ड वेदर सीजन की अपन बात कर रहे हैं। अब फीचर्स क्या क्या है कोल्ड वेदर सीजन के, तो कोल्ड वेदर सीजन में जैसे डेज जो रहते हैं ना, डेज जो रहते हैं वो वार्म रहते हैं, लेकिन नाइट जो रहती है वो कोल्ड हो जाती है। फ्रॉस्ट इन दी नदर्न इंडिया, फ्रॉस्ट मतलब ठंड जो रहती है, जो कोहरा गिरता है तो ठंड गिरती है। स्नोफॉल होती है हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती है। अब क्योंकि इस समय पे क्या है ना, मैंने बताया कि सोलर इंसुलेशन साउथ की तरफ है, तो हमारे यहां से ऐसी हवाएं चल रही होती है। ठीक है, इस तरह से हवाएं चल रही होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। हवा का नाम पता कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। एक हवा को चलाओ, ये हवा चली अगर, तो इस हवा का डायरेक्शन अगर ऐसी चल रही है तो जिस ब्लॉक में उसकी पूंछ आती है ना, उसका नाम वही होता है। जैसे नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो इस हवा का नाम क्या रहेगा अगर हवा ऐसी चल रही है तो, नॉर्थ ईस्ट विंड। मतलब जिस ब्लॉक में उसकी पूंछ आ रही है, जैसे इस हवा का नाम क्या होगा बताओ, इसकी पूंछ यहाँ पे आ रही है, तो ये इस हवा का नाम क्या हो जाएगा, इस साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्न विंड कहलाएगी। अब तुम बताओ जरा मुझे, ये हवा अगर ऐसी चल रही है, एक हवा ऐसी चल रही है अगर एक हवा, तो इस हवा का नाम क्या होगा, बताओ जरा चैट में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया ना कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती है इंडिया में उस समय पे। तो अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती है तो लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो रहता है तो वो ड्राई ही रहता है, एक्सेप्ट तमिलनाडु। क्यों, क्योंकि ये जो विंड नॉर्थ ईस्ट विंड यहां से चल रही होगी बे ऑफ बंगाल से, वो मॉइस्चर लेके जाएगी और वो मॉइस्चर तमिलनाडु पे बारिश करवा देता है। तो तमिलनाडु पे थोड़ी थोड़ी प्रेसिपिटेशन होती है विंटर्स में, अपन स्टार्टिंग पढ़ते ना अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है, समझे। क्या नाम रहेगा, नॉर्थ वेस्ट विंड्स। यस, ये नॉर्थ वेस्ट विंड्स रहेंगी, अगर इनकी पूंछ पकड़ेंगे ना अपन, ये नॉर्थ वेस्ट विंड रहेगी। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स सम रेनफॉल बिकॉज विंड्स ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड। तो जो मैं बता रहा हूं कि नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्या कर रही है, मॉइस्चर नहीं लेके जा रही है, लेकिन तमिलनाडु कोस्ट पे नॉर्थ ईस्ट विंड्स थोड़ा सा क्या करती है, बारिश कर देती है, क्योंकि ये कोस्ट जो है तो ये ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर जो हवाएं लेके आती है वो बारिश करवा देती है। इन नदर्न इंडिया हाई प्रेशर एरिया फॉर्म्स विद लाइट विंड। नॉर्थ इंडिया में पूरा हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है, क्योंकि ठंड है तो ठंडी, और समुद्र भी गर्म है, लैंड जल्दी ठंडी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पूरा बना हुआ है। विंड्स मूव थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये गंगा वैली से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हवाएं चल रही होती है उसी पूरे हाई प्रेशर एरियाज में, इसीलिए आप देखते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया सर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। वेदर इज जनरली क्लियर, कोल्ड, ड्राई विथ लो ह्यूमिडिटी एंड लाइट विंड्स। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एट टाइम। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, विंटर्स में इस मेडिटेरेनियन सी में, क्या होता है, यहां पे आ रहे होते हैं साइक्लोन्स। तो ये साइक्लोन्स के कारण क्या होता है कि यहां मॉइस्चर रहता है और ऊपर हवाएं चल रही होती है, जिन हवाओं को कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। तो ये ऊपर की हवाएं जो है ना, ये ऊपर की हवाएं अपने साथ थोड़ा सा क्या लेके आती है, मॉइस्चर लेके आती है, और ये ऊपर की हवाएं जो मॉइस्चर लेके आती है वो मॉइस्चर का यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, क्योंकि हिमालयाज है तो हिमालयाज क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है, कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन आता है, उस साइक्लोन के कारण जो मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर जब इंडिया उड़ के आता है तो इंडिया में उड़ के आने के बाद में वो मॉइस्चर जो है तो यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस करवाता है, और उस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को अपन महावट का पानी भी कहते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न साइक्लोन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, दे कम फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया
दे ब्रिंग विंटर रेन टू प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। दिस विंटर रेन जो है जिसे महावत कहा जाता है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स। और देखो दिखती चीज है कि बारिश का मौसम जा चुका है, सर्दी का समय, फसलों को पानी चाहिए रहता है, और अगर जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बारिश का पानी आ जाता है ना, तो उससे जो किसान है जो खेती कर रहे हैं राबी की क्रॉप, उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो द पेनिनसुला रीजन डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग विंटर। जो नीचे वाला पेनिनसुला रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग विंटर नहीं होता है, क्योंकि सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो उस पर चलता रहता है। तो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे क्लाइमेट कभी भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाता, तो यहाँ पे टेम्परेचर सो ही रहता है, एक्सट्रीम विंटर नहीं होगा। ठीक है, ये विंटर सीजन के कैरेक्टरिस्टिक है, ये विंटर सीजन के कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर हुआ? अबे छुट्टी छुट्टी ना चिल्लाओ। अब ये पूरा ये विंटर सीजन गया। विंटर के बाद में क्या है? हॉट, मतलब विंटर के बाद में आ जाएगा आपका हॉट वेदर सीजन, जिसको समर कहते हैं। अब समर में क्या हो रहा है? सिंपल, अब अभी तक जो सोलर इंसुलेशन साउथ में थे वो सोलर इंसुलेशन नॉर्थ की तरफ, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सदर्न हेमिस्फीयर से सोलर इंसुलेशन नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सोलर इंसुलेशन अब नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ऊपर उठ के आ रही है, ये सोलर इंसुलेशन क्या करवाएगी? इंडिया में करवाएगी अब गर्मी। ठीक है, तो फीचर क्या है? देखो टाइम अगर देखें तो मार्च से मई तक का हॉट वेदर सीजन होता है। टेम्परेचर जो होता है तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ सन्स हीट बेल्ट। सन का जो हीट बेल्ट है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। एक चीज करना, हर नोट्स वाले पेज पे है ना, जो ये वाला पेज लगा है, तो ये देखोगे तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है कि लू चल रही होती है, डस्ट स्टॉर्म चल रही होती है, थंडर स्टॉर्म्स, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में हो रहा होता है, टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, लो प्रेशर ट्रफ क्यों बन जाता है, पेनिनसुलर इंडिया मॉडरेट क्यों रहता है। तो वो इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में सारा एक्सप्लेन्ड है, यहाँ इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में सारा एक्सप्लेन्ड है। हाँ, आ जाओ फीचर समझते हैं। तो सन हीट बेल्ट जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है ना, गर्मियां आ रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसके चलते क्या होता है कि दिसंबर जो 38 डिग्री तक पहुंच जाता है पेनिनसुला प्लेटू में, और अप्रैल तक जो महाराष्ट्र गुजरात के एरियाज हैं, मई तक जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ चले जाता है। अब इसमें क्या है? हॉट वेदर सीजन में, जैसे जो हॉट वेदर सीजन में पेनिनसुला वाला पार्ट है, तो ये पेनिनसुला इंडिया जो है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहता है? लोअर ही रहता है, क्योंकि अगेन सर्दियों में ना भयंकर सर्दी होगी तो गर्मियों में भी भयंकर गर्मी नहीं होगी। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइजेस एंड एयर प्रेशर फॉल्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और एयर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिप करना शुरू कर देता है। ठीक है, टेम्परेचर राइजेस इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वही लैंडलॉक्ड है, सी का कोई मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जाएगा नहीं, और गर्मी यहाँ बढ़ती चली जाएगी, तो लो प्रेशर एरिया यहाँ बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ मई का एंड आते आते ये छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन हो गया। ठीक है, और ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा थार डेजर्ट वाला बेल्ट है, यहाँ एक लो प्रेशर ट्रफ डेवलप होता है, जो कि क्या करता है? अब देखो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर क्या करेगा ना, अपने तरफ हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए इधर से विंड्स अट्रैक्ट होगी, हाई प्रेशर विंड्स, और इसीलिए यहाँ पे फिर बारिश आएगी बाद में, क्योंकि अब ये लो प्रेशर यहां बन गया है। ठंड में यहाँ क्या था? हाई प्रेशर था, अब यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो लो प्रेशर विंड्स क्या कर रही है? हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, एयर सर्कुलेशन स्टार्ट अराउंड दिस लो प्रेशर एरिया, एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अ मेन फीचर ऑफ समर इज लू। अब समर में आपको क्या देखने को मिलता है कि क्योंकि हवाएं चल रही होती, तो गर्म हवाएं जो चल रही थी, जैसे लू की लपेट में आ जाते हैं ना बच्चे गर्मियों में जो बाहर खेलते हैं। ठीक है, तो हॉट ड्राई स्ट्रॉन्ग विंड जो नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है, लू कैन बी डेंजरस एंड समटाइम लास्ट टिल इवनिंग। कभी कभी जैसे आप देखते हो गर्मी में 8 बजे रात तक क्या होता है? गर्म हवाएं चल रही होती है। डस्ट स्टॉर्म्स जो आपको देखने को मिलते हैं कि रेत के तूफान वगैरह आ रहे होते हैं गर्मियों में। ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स कहीं कहीं क्या होता है? कहीं कहीं आप जैसे देखोगे क्योंकि इतना गर्म हो जाता है और आसपास समुद्र है, तो कभी कभी प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है, तो डस्ट स्टॉर्म्स और आपको थंडर स्टॉर्म्स के साथ साथ में रेनफॉल भी देखने को मिल जाती है प्री मॉनसून आवर्स। फाइन, वेस्ट बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत तेज हवा के साथ चलती है तो इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? और फिर क्या होता है, जैसे साउथ इंडिया में केरला वगैरह में जो प्री मॉनसून शावर्स आता है ना, मॉनसून आने से पहले जो बारिश होने लगती है, तो उस कारण से क्या होता है? आम की फसल वसल पक जाती है, तो उसको मैंगो शावर भी कहा जाता है। प्री मॉनसून शावर्स आर नोन एज मैंगो शावर्स विच अकर इन केरला एंड कर्नाटका इन दी अर्ली, विच हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। मैंगोस के अर्ली राइपनिंग में वो मदद करती है। क्लियर हुआ? ये हो गया। चलो भाई, तो ये हो गया आपका क्या? हॉट वेदर सीजन।
अब एडवांसिंग मानसून क्या है? तो हॉट वेदर सीजन समझा, तो उसी से आपको मानसून समझना है। जैसे जैसे गर्मियां खत्म हो रही होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि गर्मियां खत्म हो रही होती है तो ये पूरा पार्ट क्या है, लो प्रेशर बन जाता है। इधर वाले पार्ट पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी, तो ये मॉइस्चर जो कैरी होगा और मॉइस्चर कैरी होकर जब इंडिया में घुसेगा तो यही मॉइस्चर क्या करेगा, बारिश करवाएगा। ठीक है, और इसी को आप एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन कहते हैं। तो जून से सितंबर तक का टाइम पीरियड रहता है। हेवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान तक थोड़ी रेनफॉल लेस होगी। क्यों? क्योंकि मानसून विंड जो है ना, तो ये इधर पहले प्रेसिपिटेट करेगी और जब टर्न करके जाएगी, क्योंकि इधर तो हिमालयाज है, तो उनका मतलब बाल्टी में अगर पानी है और पानी ढोलते ढोलते जा रहे हो आप, गिराते गिराते, तो यहाँ आपका पानी खत्म हो जाएगा। जब आप राजस्थान तक पहुंचोगे तो आपका पानी मॉइस्चर जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, राजस्थान गुजरात वाले पार्ट में लेस मॉइस्चर रहता है। हाउ इट स्टार्ट? ठीक है, तो बाय अर्ली जून लो प्रेशर बिकम्स स्ट्रॉन्ग ओवर द नदर्न प्लेन। ठीक है, अर्ली जून तक क्या होता है कि नदर्न प्लेन के ऊपर लो प्रेशर जो है, तो ये लो प्रेशर क्या हो जाता है, नदर्न प्लेन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी कमांड पकड़ लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जो मैंने आपको बताया ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को ये लो प्रेशर अट्रैक्ट करेगा कि आजा आजा आजा, उस टाइप से। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। These winds cross the equator and become the southwest monsoon। ठीक है, तो ये विंड्स जो है नीचे से आ रही है, इक्वेटर क्रॉस करके इधर की तरफ टिल्ट हो जाती है, और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद में इधर की तरफ जब टिल्ट होती है, टिल्ट क्यों हो रही है इधर की तरफ? क्योंकि लो प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहलाती है। दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड ब्लो एट द स्पीड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लो कर रही होती है और मॉइस्चर लेके आती है। तो ये क्या करती है, कंट्री के ऑलमोस्ट पूरे पार्ट को कवर करके बारिश करवाएगी। अब बारिश का भी एक पैटर्न है, क्या है कि सबसे पहले बारिश वेस्टर्न घाट में होगी। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट ने बोला अरे मैं बॉडीगार्ड हूं, वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो पूछ रहे थे ना कि वेस्टर्न घाट में क्यों बारिश होती है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स पहले वेस्टर्न घाट से टकराएगी और वेस्टर्न घाट में अपना बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाएगी। तो वो मॉइस्चर, साउथ वेस्ट विंड का मॉइस्चर जो है वेस्टर्न घाट में ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ के कारण बारिश हो रही है। तो द वेस्टर्न घाट रिसीव्स अ वेरी हेवी रेनफॉल ओवर 250 सेंटीमीटर in the form of orographic rainfall. Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh got some rainfall. फिर अब जब ये वेस्टर्न घाट इसको छोड़ देता है विंड्स को, तो ये डेक्कन प्लेटू, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में कुछ रेनफॉल होती है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब ये विंड्स जाती है तो यहाँ की हिल्स में ट्रैप हो जाती है और यहाँ बहुत सारी बारिश होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल। फिर क्या है, मैसनराम जो जगह है तो हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड रिसीव होती है। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जैसे ईस्ट में तो ट्रैप हो गई है, अब जब ये यही मॉइस्चर लिडन विंड्स पीछे जाती है वेस्ट की तरफ, तो अब क्योंकि उनका मॉइस्चर खाली हो गया है तो ईस्ट में ज्यादा बारिश है। जैसे बिहार के ईस्ट पार्ट में ज्यादा है, ईस्टर्न यूपी में ज्यादा है, वेस्टर्न यूपी दिल्ली साइड होते होते बारिश कम होते चली जाती है। ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात जो दे रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। अब क्या है कि मॉइस्चर जब लेके आइए ना तो कंटिन्यूस बारिश नहीं होती है, बारिश क्या होती है, रुकती है। तो देयर आर ब्रेक्स इन मॉनसून, वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हो, मॉनसून ट्रफ कहते हो। तो कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं कहीं पे बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ मॉइस्चर कहीं पे प्रेसिपिटेट कर रहा है, कुछ मॉइस्चर आगे जाके मैच्योर हो रहा है तो प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो अब जैसे इसी को आप क्या कहते हैं, मॉनसून ट्रफ कहते हैं। तो व्हेन दिस शिफ्ट टुवर्ड्स हिमालयाज, ड्राई प्लेन्स एंड हेवी माउंटेन रेन। अब यही मॉनसून लेडन विंड जब हिमालयाज की तरफ जाती है तो जैसे आप देखते हैं ना पहाड़ों में बारिश हो रही होती है, प्लेन्स ड्राई रहते हैं क्योंकि मॉइस्चर लेडन विंड्स अभी पहाड़ तक पहुंच गई है। फिर दूसरी मॉइस्चर लेडन विंड्स की जो दूसरी रैली आ रही है तो वो नदर्न पार्ट में फिर बारिश करवाएगी। तो जो वेट और ड्राई स्पेल होते हैं, बारिश में कभी सूखा रहता है कभी बारिश होती है, उसको मॉनसून ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अदर फीचर्स क्या है, तो जैसे आप ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओवर बे ऑफ बंगाल कैन इंक्रीज रेनफॉल, मॉनसून इज अनसर्टेन इन इरेगुलर, अनइवन रेनफॉल कैन कॉज फ्लड इन सम एरिया एंड ड्रॉट इन अदर। आपको देखने मिलता है कि बारिश के समय पे कहीं सूखा पड़ा है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मॉनसून ट्रफ जो है तो कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा है, वेट एंड ड्राई स्पेल के चलते। ठीक है, एक दिक्कत ये भी आपको देखने को मिलेगी क्या कि जो ये ट्रॉपिकल रेनफॉल जो हो रही होती है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन में जो रेनफॉल हो रही होती है, ठीक है, तो यहां से जो मॉइस्चर जाता है, अरेबियन सी से जो मॉइस्चर जाता है, वो मॉइस्चर सस्टेन्ड नहीं रहता है। कभी कभी जैसे मैं बताना आपको कि कुछ ये वेस्टर्न घाट है तो मॉनसून विंड्स आई और वेस्टर्न घाट पे ही पूरी प्रेसिपिटेट करेगी और आगे जो विंड्स जाएंगी तो वो सूखी चले जाएंगी। तो उसी कारण से आप क्या देखते हो, डेक्कन प्लेटू का ये वाला जो हिस्सा है जिसको लीवर्ड साइड कहते हैं, ये विंडवर्ड साइड है, और इस साइड वाला जो हिस्सा है तो ये लीवर्ड साइड जो रहता है ना पहाड़ का, ये वाला पार्ट, ये लीवर्ड साइड पे कम बारिश होती है। ठीक है, ये हो गया आपका मॉनसून। अब ये मॉनसून जो इंडिया में आया है, ये मॉनसून इंडिया से लौट के भी जाएगा। अब जब लौट के जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है।
ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून वाला जो सीजन रहता है। तो टाइम इसका नॉर्मली अक्टूबर से नवंबर रहता है। जब सन जो है साउथवर्ड मूव करना शुरू करेगा ना, तो ये हवाएं बोलेंगी क्या कि अब ऐसे आ गए थे, अब ऐसे निकल लेते हैं फटाक से। ठीक, तो वो मानसून रिट्रीट कर रहा होता है। ठीक, तो द सन मूव साउथवर्ड एंड मानसून ट्रफ वीकेंड्स, अ हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप्स ओवर द नदर्न प्लेन। तो नदर्न प्लेन के ऊपर क्या है, एक हाई प्रेशर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मानसून विंड्स जो रिट्रीट कर रही है और गर्मी भी अब कम हो गई है, तो अब साउथ की तरफ जा रहे हैं सब। तो दी साउथ वेस्ट मानसून विल विड्रॉस ग्रेजुअली एंड लीव्स द नदर्न प्लेन्स बाय अर्ली अक्टूबर। तो अर्ली अक्टूबर तक नदर्न प्लेन्स में ठंड आना शुरू हो जाएगी और पूरी मानसून विंड्स चले जाएंगी, टेम्परेचर भी धीरे धीरे डिप होना शुरू हो जाएगा। और इसी को ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। रेनी सीजन से ड्राई विंटर्स की तरफ आप ट्रांजिट कर रहे हो, जहां पे दिन तो आपके हॉट रहेंगे लेकिन रातें थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगेगी। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे अक्टूबर हीट का देखने को मिलता है, क्योंकि सितंबर तक बारिश हुई है तो जमीन गीली है, जमीन गीली है और क्या है कि दिन अभी भी गर्म है, ठंडी आई नहीं है ना, तो दिन अभी भी गर्म है। तो दिन गर्म होने के कारण क्या है कि दिन गर्म है और मॉइस्चर है, जमीन गीली है, तो आपको एक बड़ी स्क्रॉचिंग सी हीट फील होती है। उसी को अक्टूबर हीट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जमीन गीली है। तो जब आप देखते हो ना अक्टूबर में फील होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा, नमी बहुत ज्यादा रहती है, जमीन गीली है अभी और टेम्परेचर भी दिन में गर्मी रहती है, तो ऐसा चुभन सी होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर बड़ा मतलब एटमॉस्फेयर बड़ा ऐसा चुभता सा है, हमें पसीना भी आ रहा होता है, गर्मी भी हो रही होती है, और क्या बोल सकते हैं कि बारिश भी खत्म हो गई होती है, तो नमी नमी फील होती है, तो उसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो बाय द सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल इन नदर्न इंडिया। सेकंड हाफ तक टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। अब इसी बीच में ना एक साइक्लोन वाला भी सिस्टम है। साइक्लोन क्या है देखो, अब यहां से विंड्स वापस जा रही हैं, यहां पे आपका हाई प्रेशर बन गया है, यहां पे भी आपका हाई प्रेशर बना है, जमीन जो है अब ठंडी होगी ना, जमीन ठंडी हो रही है एक तरह से आप जैसे देखोगे तो, क्योंकि डायरेक्ट इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशन अब कम हो रही है, लेकिन समुद्र जो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो जब बीच में लो प्रेशर है, चारों तरफ तीन तरफ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स अट्रैक्ट होती है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स अट्रैक्ट होती है। तो इस लो प्रेशर एरिया में क्या होगा, इस लो प्रेशर एरिया में ये विंड सर्कुलेटरी मोशन ले लेती है, और वो विंड सर्कुलेटरी मोशन लेने के बाद में क्या करती है, साइक्लोन के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो लो प्रेशर शिफ्ट टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पे लो प्रेशर है आजू बाजू, लेकिन हाई प्रेशर है और जमीन है, तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो उस कारण से क्या होगा, साइक्लोनिक डिप्रेशंस फॉर्म ओवर द अंडमान सी। तो ये जो पूरा अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहां साइक्लोन के लिए डिप्रेशंस बनते हैं, एंड दीज साइक्लोन्स ऑफन कॉज डिस्ट्रक्शन। और ये साइक्लोन जब बन के आएंगे तो साइक्लोन बहुत तबाही मचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइक्लोन्स क्या करेंगे, कोस्ट को हिट करते हैं। तो ओडिशा का, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया जो है ये डिवास्टेट हो जाता है साइक्लोन से। ठीक है, साइक्लोन क्या है, तो सर्कुलेटरी मोशंस एक्वायर्ड बाय द विंड व्हिच इज फॉलोड बाय हैवी रेनफॉल एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, विंड स्पीड बहुत तेज हो जाती है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये साइक्लोन हो जाता है। ठीक है, एरियाज अफेक्टेड फ्रीक्वेंटली आर गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा। ठीक है, तो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये वाला रीजन जो होता है। ठीक, ये हो गया आपका रिट्रीटिंग मानसून। तो ऐसे आपका बारिश का मौसम निकल के जाता है। ठीक है, अबे 10 बजने वाले से तुम्हें क्या लेना देना, तुम बताओ। तो 4 सीजन है आपके, समर, विंटर, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, और 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स थे। और वो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते, ये इतना पार्ट था। छुट्टी करूंगा बाबू, करूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। विच सीजन इज डिस्क्राइब बिलो, कौन सा सीजन है बताओ। बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर एंड लास्ट टिल फेब्रुवरी। ठीक है, डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। कौन सा सीजन की बात की जा रही है, बताओ। एक बच्चा बोल रहा है सर हमारे राजस्थान में रेन नहीं आ रही, पहुंचा दो। बस लेके आता हूं, मैं गाड़ी पे बैठा के लाऊंगा पीछे रेन को। अब बेटा अपनी क्लास कब होगी, अब अपनी क्लास होगी मंडे को। ठीक है, 5 तारीख। बहुत बढ़िया, 71% बच्चों ने सही आंसर दिया। कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन जो है, तो ये जो पॉइंटर्स है ना कि डेज गर्म है,
और नाइट जो है ठंडी है। फ्रॉस्ट जो है ठंड देखने को मिलती है, तो ठंड तो आपको कोल्ड वेदर सीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो चल रही होती है, तो जैसे ये इंडिया के ऊपर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चल रही होती है। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब बस ये एक दो लास्ट टॉपिक है कि आप ये मैप को देखोगे जो बता रहा है एनुअल रेनफॉल, तो वेरी करती है। नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल 400 सेंटीमीटर तक है। वहीं अगर आप देखोगे तो लद्दाख के पीछे वाला, मतलब हिमालयस के जो नदन पार्ट है लद्दाख वगैरह वाला, ठीक है, राजस्थान का ये वाला पार्ट है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। तो वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है, और एरिया जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। वहीं लेह जम्मू कश्मीर का हो गया और इससे भी कम रेनफॉल रिसीव करता है। तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहा है। मोस्ट इंडिया गेट्स मॉडरेट रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑकर्स ओनली इन हिमालयास। तो हिमालयास में स्नोफॉल होती है, बाकी पूरे इंडिया में मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है आपको हाँ, यहां भी आपको कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। इसका रीजन कौन बताएगा मुझे, बताओ। अभी समझाया था आपको, डेक्कन प्लेटू के भी एक पार्ट में कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। रेनफॉल इज अनप्रिडिक्टेबल विद ड्राई एरियाज फेसिंग ड्रॉट एंड वेट एरियाज फेसिंग फ्लड। रेनफॉल का यही है भैया, बारिश हो गई तो बाढ़ और नहीं हुई तो सूखा। ये एरिया वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही है कि ये लीवर्ड साइड है ना माउंटेन का, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि विंडवर्ड साइड पे तो हैवी रेनफॉल हो गई, और पहाड़ के इस साइड क्योंकि फिर मॉइस्चर बचा ही नहीं, तो लीवर्ड साइड तो यहाँ भी इसलिए कम रेनफॉल होती है। अब मॉनसून जो है ना हमारी कंट्री में एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि कैसे कि हिमालयास जो है तो नॉर्थ इंडिया को कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हिमालयास नहीं होते तो हमारे यहाँ कोल्ड विंड घुस जाती है। हिमालयास ने कोल्ड विंड को रोका है, और हिमालयास जो है तो क्या करते हैं, हिमालयास जो है तो जैसे अगर आप देखोगे तो हिमालयास जो है तो वही क्या करते हैं, जो साउथ ईस्ट विंड्स आ रही होती है तो उसके लिए एक मार्जिन, एक बाउंड्री का काम करते हैं। पेनिनसुला प्लेटू जो होता है तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सी, हैज मॉडरेट टेम्परेचर। पेनिनसुलर प्लेटू का एक मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। मॉनसून पूरी कंट्री में लेकिन एक यूनिफाइंग बॉन्ड ऐसे प्रोवाइड करता है कि मॉनसून आता है तो तभी सबकी जगह खेती स्टार्ट होती है, हमारी सारी रिवर्स में पानी तब आता है। ठीक है, हमारे फेस्टिवल्स जो है, ठीक है, वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मॉनसून के अराउंड। तो मॉनसून यूनाइट द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग एंड लिंकिंग रिवर वैलीज। ठीक है, आर फेस्टिवल रिवॉल्व्स अराउंड मॉनसून। तो इस तरह से क्या है, मॉनसून एक सीजनल यूनिटी देता है हमें। मॉनसून हमारी इकोनॉमी को एक पैटर्न देता है कि सब एक साथ खेती करेंगे, फसल कटेगी, मार्केट में एक साथ फसल आएगी, किसानों के घर पैसा जाएगा, फिर त्योहार बनाएंगे। तो दिस इज हाउ मॉनसून जो है इट एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर अस। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर के देखो जितने भी कीवर्ड्स हैं, मुझे पता है मैंने आज तुम्हारा लंबा समय ले लिया, खींच लिया है, लेकिन अब क्योंकि चैप्टर का ये वाला जो पार्ट था सीजन्स वाला वो फैक्चुअल था, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट मुझे तुम्हें समझाना था, इसके लिए मैं तुम्हें समझाया। ठीक, क्लाइमेट, मॉनसून, वेदर, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड, ओशन करंट, लैटिट्यूड, रिलीफ, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, काल वैसाखी, लू, मैंगो शार, रिट्रीटिंग मॉनसून, अक्टूबर हीट, सब जो भी कीवर्ड आ सकते हैं वो सब, और ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए। अब एक बार नजर दौड़ाओ, देखो मेन फीचर, कोल्ड वेदर सीजन हो, हॉट वेदर सीजन हो, ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन हो, हॉट वेदर सीजन हो, या फिर हम बात करें क्या कि मॉनसून जो हो, या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून जो हो, सारे ही इनके सीजन्स के आपके ऊपर क्या है क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो हाउ डू दी मॉनसून एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, ये तो लास्ट में भी समझाया मैंने, तो इन सब पे क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, तो 6 मेजर कंट्रोल क्या है क्लाइमेट के, तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स यहाँ पे बनेगा। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट क्या है, तो आप बताएंगे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो अपन ने पढ़ा था। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, तो प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, ये दो एलिमेंट है। एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डस इंडिया है, तो इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है, बनेगा, बताओ। बाय बाय करूंगा बेटा, बाय करूंगा। अरे यार एक तो ये चीज बड़ी खराब है, पता है, फिर मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में, छुट्टी 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 लगा देते हो। ऐसा है तो नहीं पढ़ा रहे जाओ, तुम्हें बस आज से छुट्टी कर दो क्या तुम्हारी, अगले चैप्टर्स नहीं करवाता हूं, हो गया सिलेबस मेरी तरफ से। लीडर बोर्ड ऑफ ऑल दी पोल्स, ध्रुवेश कुमार, फरहान परवीन, साई पर्व, इट्स साई एडिटर मीनल, नाजिजम, रुद्र, काशिफ और क्रिस्टियानो। तालियां बजाओ जरा इन बच्चों के लिए, सबका लीडर बोर्ड। समर्थ सिंधे, साई पर्व, इट्स साई एडिटर शीतल, मनस्विनी, श्रेष्ठा, नाजिजम, दिव्या सैनी और ज्योति। ताली बजाओ जरा इन बच्चों के लिए भी।
और एक और था, शिवाला पढ़ लिया था ना मैंने। शिवांगी मिश्रा, मनस्विनी, पीयूष कुमार, दिव्या सैनी, ज्योति, अनमोल कौर, सृष्टि गुप्ता, देवांश, एम गौतम और पायल साहू। ताली बजाओ इन बच्चों के लिए भी। और तुम छुट्टी छुट्टी करो, मैं बता रहा हूँ, मैं आखिरी चैप्टर पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा फिर रहने दो। हाँ, ले ही लो छुट्टी पूरी तरह से। नहीं नहीं ठीक है, अब जाओ तुम, भाग जाओ, जाओ छुट्टी, आखिरी गुलगुल कर दूं तुम्हें। लो अब अपन मिलेंगे मंडे को बाबू। हाँ देख पलट गए टीचर, जरा मैं पलट गया, अभी बोल रहा था कि नहीं पढ़ाऊंगा, बोल रहे मंडे को मिले। मंडे को मिलेंगे तो मंडे को अपना सिविक्स का चैप्टर अपन उठाएंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स वाला। एक सिविक्स का चैप्टर बच रहा है। ज्योग्राफी में अगेन, हाँ एक बार बताना मुझे, नेचुरल वेजिटेशन कितने लोगों के उसमें आ रहा है एग्जाम में? नेचुरल वेजिटेशन क्योंकि नहीं है बोर्ड्स के, सीबीएसई के सर्कुलर में नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, तो मैं एक सर्वे पूछ रहा हूं कि नेचुरल वेजिटेशन TATIO नेचुरल वेजिटेशन फाइनल एग्जाम में आएगा? यस और नो बताना। हाँ, ए वाले बोलेंगे यस, नेचुरल वेरिएशन क्योंकि नहीं आ रहा तो अपन उसको फिर छोड़ रहे हैं। बी वाले बोलेंगे नो। यस, नो। बताओ जरा मुझे नेचुरल वेरिएशन का बताओ, क्योंकि फिर अपना एक पॉपुलेशन बच रहा है ज्योग्राफी का, और एक चैप्टर अपना बच रहा है कौन सा, डेमोक्रेटिक राइट्स। मैप तो कराऊंगा ना, एक मैप की पूरी क्लास रखेंगे डेडिकेटेड। सर्वे में मुझे आंसर दे दो, मैप करवाऊंगा उसका, मैप करवाऊंगा। हाँ अबे नहीं आ रहा है नेचुरल वेजिटेशन, नहीं आ रहा है मैप, मैप आएगा, मैप करवाऊंगा। मैप पॉइंटिंग करवाऊंगा, बोल तो दिया। अब 50